अस्सलाम वालेकुम। लेक्चर 106 स्टार्ट करते हैं जी कैफ 1 का। अब खामोश हो जाएं सब, बिल्कुल खामोश हो जाएं। अच्छा जी, ये कहाँ गया? ये कैफ 7 कह रहा हूँ। IS 7 जो था, इसमें कैश फ्लो के सवालों में एक सवाल के अंदर एक एडजस्टमेंट हमसे डिस्कस होना रह गई थी। पेज नंबर 666 पे आए जी, पेज नंबर 666 पे आए, वॉल्यूम 2 कैश फ्लो के अंदर। अभी हमने पढ़ा थोड़ा सा दिन पहले ही पढ़ा है। यार मत बोलना प्लीज। प्लीज कमेंट्स नहीं करने, यही तो मना कर रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर 3, यूनिवर्सल लिमिटेड फॉर द ईयर 30 जून 17। हमने ये सवाल किया था, सारा सवाल हो गया था। सवाल में कोई इतनी जान नहीं थी, एक एडजस्टमेंट ऐसी थी जो वैसे आपको आना बहरहाल करीनस के आस है, लेकिन फिर भी चूंकि IKF की किताब के अंदर ये एडजस्टमेंट पड़ी हुई है तो हम भी देख लेते हैं, मसला कोई नहीं। ठीक है, अच्छा जी, क्रेडिटर का पता है? क्रेडिटर का क्या होता है? अच्छा, एक क्रेडिटर था हमारा, उस क्रेडिटर ने हमसे लेने थे 50 रुपये। उसने हमें कहा कि भाई अगर आप जल्दी पैसे लेकर आ जाएं तो मैं आपको 5 रुपये छोड़ दूंगा। तो हमने एंट्री पास की, क्रेडिटर 5 रुपये से डेबिट, और पुरानी एंट्री डिस्काउंट रिसीव्ड इनकम क्रेडिट, जिसको अब हम बड़े हो गए हम कह दिया करते हैं परचेजेस। ठीक है ना? अच्छा, और फिर जब हम ये ऑफ़र एक्सेप्ट करके निकलेंगे घर से तो हम पैसे कितने लेकर जाएंगे? 45 रुपये। और जाकर जब पे कर देंगे तो क्रेडिटर क्या हो जाएंगे? 0। ठीक है, बस यही एडजस्टमेंट थी। थोड़ी सी अंग्रेजियाँ हमारी हुई थी और कुछ नहीं था। ठीक है, अब पढ़ते हैं ज़रा। सबसे पहले बैलेंस शीट में आए, पेज नंबर मैंने बोला है 666 नंबर सफ़े पे ये गोल्डन सवाल था। क्वेश्चन 3, यूनिवर्सल लिमिटेड क्वेश्चन बैंक का कैश फ्लो का सवाल। इस सवाल के अंदर डिबेंचर्स नज़र आ रहे हैं, और डिबेंचर्स नज़र आ रहे हैं लाइबिलिटीज साइड पर। डिबेंचर एसेट साइड पे भी नज़र आ सकते हैं, लाइबिलिटी साइड पे डिबेंचर, बॉन्ड्स, TFCs, लोन नोट्स, प्रेफरेंस शेयर्स रिडीमेबल वाले। हाँ जी, मैंने आपसे कहा था कि अगर आपने ये डिबेंचर्स वगैरह इशू किए हैं तो आप इशू करके पैसे लोगों से लेते हैं तो आपके ऊपर लायबिलिटी, और अगर आपने ख़रीदे हैं किसी के इशू डिबेंचर्स तो वो आपका एसेट है, इन्वेस्टमेंट की हुई है आपने। जैसे शेयर्स में कोई इन्वेस्टमेंट करता है वैसे ही डिबेंचर्स, लोन नोट्स के अंदर भी कोई इन्वेस्टमेंट की जा सकती है। ठीक है ना? जैसे बैंक भी बिजनेस को लॉन्ग टर्म लोन देता है तो क्या करता है? इन्वेस्टमेंट ही करता है उसके अंदर। ठीक है, उस पर रिटर्न लेता है इंटरेस्ट के नाम से। तो डिबेंचर्स नज़र आ रहे हैं इक्विटी एंड लायबिलिटीज़ वाली साइड पर। उसका मतलब ये हुआ, यहीं पर ही ये लेजर बना हुआ था, दोबारा बना लेते हैं। आप लेजर्स बना रहे होते हैं, यहाँ पर बना लेते हैं जी। कोई वर्किंग नंबर आपका चल रहा होगा डिबेंचर्स के नाम से। मैं आपकी आसानी के लिए इसको डिबेंचर सिर्फ नहीं लिखता, डिबेंचर पेएबल लिख देता हूँ, मतलब लायबिलिटी। ठीक है, अब सबसे पहले तो ओपनिंग 20,000, क्लोजिंग 18,000। ओपनिंग 20,000 और क्लोजिंग 18,000। अच्छा, अब ये क्या है? ये एक उधार है, ये एक हम पे कर्ज है जो हमने वापस करना है, ऐसे ही है। जैसे ऊपर क्रेडिटर नज़र आ रहा था, बिल्कुल ये एक ऐसा ही कर्ज है, बस इसका नाम जो है वो नॉर्मली लॉन्ग टर्म के लिए भी होता है। ठीक है, कम होता नज़र आ रहा है, मतलब शायद रीपे हुआ होगा। अब अगर कोई और इन्फॉर्मेशन ना दी हुई हो सवाल में तो हम सिंपली क्या करते होते हैं? हम कहते हैं जी बैलेंसिंग निकालो। बैलेंसिंग ज़रा किस कलर से निकालते थे? ब्लू से। ये याद है कैश फ्लो का टॉपिक? अच्छा, बैलेंसिंग जनाब निकाल लें 2,000 रुपये, और फिर हम कहते थे जी हमने ये लोन रीपे किया है। अगर डिबेंचर्स हैं तो हम यूँ कहेंगे कि डिबेंचर्स हमने रिडीम कर दिए हैं, मतलब जिनको डिबेंचर्स इशू किए हुए थे वो लोग आए होंगे, डिबेंचर्स दिखाए होंगे और अपने पैसे लेकर चले गए होंगे। तो ये ऐसे ही है जैसे हमने लोन वापस किया, रिडेम्पशन तो इसी को कहते हैं। ठीक है, अच्छा, ये तो था अगर सवाल के अंदर कोई एडजस्टमेंट गिवन ना होती। बच्चे आ रहे हैं बच्चे आ रहे हैं।
आ रहे हैं, दिल खुश हो गया। मोटरसाइकिल पे तो तुम 10 मिनट पहले से आए हो, पूरे 7:30 पे तुम मोटरसाइकिल भगा के आ रहे थे, अभी तक कहाँ थे भाई? पेट्रोल खत्म हुआ, पहले पेट्रोल डलवाने चले गए थे। हद हो गई यार, क्या चौक पे चल रहा था? मैं कहा चलो चलने दो, बाद में। सही, चलो ठीक है, मैं भी आपके इंतजार में ही था। अच्छा सुने यार, अच्छा जी, तो मैं अर्ज ये कर रहा था कि डिबेंचर पेएबल जस्ट लाइक क्रेडिटर या कोई बैंक लोन, एक लेजर बना लिया हमने, एक लायबिलिटी थी, ठीक है। और अगर कोई और इन्फॉर्मेशन ना होती तो ये कहानी थी आपके सामने जो है कि हमने 2000 कैश पे कर दिया है, लोन रीपेड, फाइनेंसिंग एक्टिविटी में इसको नेगेटिव करके शो कर देना था, ठीक है। अब पॉइंट 4 आया जिसमें वो कहता है अदर इनकम कंप्राइजेज ऑफ, कंप्राइजेज और इंक्लूड का मतलब, कंप्राइज का मतलब होता है कि जो अदर इनकम है ना वो बस ये 3-4 चीज़ों से मिलके बनी है, और इंक्लूडेड का मतलब होता है कि इसमें पड़ी है, ठीक है ना, ये थोड़ा सा फ़र्क होता है। तो अदर इनकम 11,200 रुपये है, ऐसे ही है। अच्छा जी, वो कहता है जी ये 11,200 जो है इसमें क्या क्या पड़ा है? गेन ऑफ 3 मिलियन ऑन डिस्पोजल, मेंटेनेंस इनकम और डिस्काउंट ऑफ ₹10 पर डिबेंचर विच वर रिडीम्ड ड्यूरिंग द ईयर। अब मसला ये है कि 8 और 3 11 हो गए हैं, सिर्फ 0.2 बचता है। 0.2 का मतलब 200 रुपये, कितना जी? 200, यानी डिस्काउंट रिसीव हुआ है तभी तो इनकम में पड़ा है। अच्छा, अब ये कोई गुड्स का डिस्काउंट नहीं है कि इसको परचेजेस में जाके नेट करना है, ये तो बिल्कुल आम डिस्काउंट ही है। जिस तरह पहले क्रेडिटर के ऊपर डिस्काउंट रिसीव्ड इनकम आती थी, ये वही वाला है। इसको हमने प्रॉफिट एंड लॉस के अंदर अदर इनकम ही रखना होता है, तो सही पड़ा हुआ है, वो मसला कोई नहीं है, ठीक है। अब मसला ये है कि अगर आप इस बात को इग्नोर करते हैं तो आपका कैश कितना आता है वो नज़र आ रहा है 2000, जबकि ऐसी बात है नहीं। पर डिबेंचर ₹10 आपके जो है वो रिडीम हुए हैं किसी ना किसी, वैसे तो नज़र आ रहा है 0.2 है, क्योंकि लफ्ज़ क्या लिखा था उसने, अदर इनकम कंप्राइजेज ऑफ ये 3 चीज़ें। और आप देखें 8 जमा 3 जमा 0.2 कितना बनता है? 11.2। बात उसी तरफ ही जा रही है, जुगाड़ लग सकता था, लेकिन चलें देख लेते हैं ज़रा कोई और रास्ता भी हो। अगर डिबेंचर ₹100 ईच हैं, ठीक है, तो नंबर ऑफ डिबेंचर्स कितने होंगे बताओ? ओपनिंग डेट पर नंबर ऑफ डिबेंचर्स कितने होंगे डिवाइडेड बाय 100, फेस वैल्यू है ना ₹100, कितने? 200। और क्लोजिंग डेट पे कितने हो चुके हैं? 180। यानी कितने डिबेंचर्स रिडीम हुए? 20 हज़ार ऊपर पड़ा हुआ, हम सारा सवाल 1000 में कर रहे हैं, ठीक है। तो कितने डिबेंचर रिडीम होते नजर आ रहे हैं? देखो, मैंने आपको बड़ी सादा सी बात की कि क्रेडिटर 50 से ही कम हुआ है, 50 से कम होके 0 हुआ है। क्रेडिटर लायबिलिटी 50 से कम होके 0 हुई है, उसमें कुछ कैश और कुछ डिस्काउंट है। बिल्कुल ऐसे ही डिबेंचर वाली लायबिलिटी 20 से कम होके 18 हुई है, लायबिलिटी 20 से कम होके 18 हुई है, यानी 2000 से लायबिलिटी कम हुई है। वो अलग बात है कि इसके अंदर खाते बात यह है कि सिर्फ कैश नहीं पे हुआ, कुछ डिस्काउंट भी हमें मिला है, ठीक है। तो मैंने 0.2 वैसे कहा था, जुगाड़ लग सकता था, क्योंकि वो कह रहा है अदर इनकम कंप्राइज ऑफ ये 3 चीज़ें, 2 सामने आ गई, तीसरी बैलेंसिंग भी निकल सकती थी, लेकिन हम उसको अदर वे राउंड भी देख लेते हैं। कितने डिबेंचर्स रिडीम होते नजर आ रहे हैं? 20। हर डिबेंचर पर कितना डिस्काउंट दिया गया है? 10। तो 10 इंटू 20 इज इक्वल टू 200। ये 200 बात समझ आ गई है, ठीक है। तो 200 रुपये को हमने यहाँ से निकाल दिया। ये मिलियन में ना 1000 में? तो फिर इसको यूं करते हैं ना हम, असल में 3000, 8000, और ये पता नहीं था। वैसे तो बैलेंसिंग भी निकल सकता था, लेकिन हमने वैसे इसको निकाल लिया। अब ये क्या है? ये डिस्काउंट रिसीव्ड इनकम है, इसकी एंट्री होगी डिबेंचर डेबिट कैश क्रेडिट। नहीं, ये तो डिस्काउंट दिया हमने, हमें डिस्काउंट मिला है बेसिकली, ठीक है भाई। ये बंद ही हो गया बिल्कुल हाइब्रिड, इसको चलाना है हमने, बच्चे आ रहे हैं अभी जी। तो डिस्काउंट रिसीव्ड इनकम 2000 डिबेंचर्स रिडीम हुए हैं। मैंने वो आपको ओपनिंग क्लोजिंग से दिखाया है, क्योंकि डिबेंचर की फेस वैल्यू यहाँ पे पड़ी होती है ना, फेस वैल्यू 100 थी पर डिबेंचर, टोटल को मैंने यूज़ करके निकाल लिया। इनटू हर एक के ऊपर कितने रुपए?
2000 डिबेंचर्स थे, 2000 डिबेंचर्स थे। अच्छा सॉरी, इंटू ₹10, तो कितना आया जी? 200। तो जब ये 200 आया है तो फिर ये 2000 तो नहीं हो सकता ना, तो बैलेंसिंग फिगर आपने बाद में निकाली कितनी? 18। ठीक हो गया जी। अब आपकी फाइनेंसिंग एक्टिविटी के अंदर 1800 रुपये का कैश आउटफ्लो नजर आना है। और अगली बात, मेथड कौन सा है? अगर डायरेक्ट मेथड है तो फिर वो टेंशन नहीं है, इनडायरेक्ट होता तो ये एडजस्टमेंट वहाँ भी आ सकती थी, वहाँ पे हम प्रॉफिट में इसको जाके लेस करते। ठीक है, प्रॉफिट में इसको लेस करते। ठीक है, और जो कैश की फिगर 1800 वो फाइनेंसिंग एक्टिविटी में नज़र आ जाती। ठीक है, समझ आ गई? इसको ज़रा देखना ले एक बार, फिर तस्वीर खींचते रहना। सोल्यूशन में, सोल्यूशन कौन सा वे पे है? फिगर जेन में रखना, ये आ गया, फिगर जेन में रखना। चूँकि हम कैश फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ को डायरेक्ट मेथड से कर रहे हैं तो यहाँ पर कैश रिसीव फ्रॉम कस्टमर आ रहा है, कैश पेड टू सप्लायर आ रहा है, मतलब आगे पीछे मैंने बोल दिया है। ठीक है, और कैश पेड, अच्छा ये उन्होंने अलग अलग कीमें आपने इकट्ठे कर लिए होंगे। ठीक है, कैश पेड फॉर एक्सपेंसेस आ रहा है। कहीं पे इसके अंदर हमने जिक्र नहीं किया है किसी भी किस्म की इनकम का, क्योंकि हम कौन सा प्रॉफिट से शुरू कर रहे हैं कि रिवर्स करते। और अगली बात, फाइनेंसिंग एक्टिविटी के अंदर रिडेम्पशन ऑफ डिबेंचर्स में 1800 का कैश आउटफ्लो आ रहा है और यही नज़र आना चाहिए था। ठीक है, अच्छा ये चूँकि हमारी तरतीब पे बना हुआ सोल्यूशन नहीं है, आपने तो अपनी तरतीब पे किया होगा। आईकेप का सोल्यूशन है ना, आईकेप की किताब के अंदर, आईकेप के पर्चों के अंदर भी इस तरह से ही लेजर जैसे ही बने होते हैं, ब्रैकेट में लेजर बना दिया उन्होंने, ओपनिंग प्लस क्लोजिंग, इस तरह से करके। ठीक है ना, तो आपको मेरे नहीं ख्याल उससे कोई परेशानी होनी चाहिए। ओके, तो आप अपने हिसाब से सवाल करें, मैंने लेजर बना के दिखा दिया। मकसद सिर्फ दिखाने का ये था कि यहाँ पे 1800 आना है, 2000 नहीं आना। क्यों नहीं आना वो आपको बता दिया। अगर ये इनडायरेक्ट मेथड होता तो स्टार्टिंग पॉइंट पीबीटी होता, तो फिर इस डिस्काउंट को हम लेस भी करते, क्योंकि प्रॉफिट तक आते आते ऐड हो चुका था। और ठीक है, सही है। चल, एक तो ये रहता था जी, एक छोटा सा पॉइंट कैश फ्लो में जी। कहाँ कहाँ? इससे ऊपर मेंटेनेंस इनकम ऑफ 8 मिलियन अदर इनकम में पड़ी है, यही। हाँ वो तो देखो, वो लायबिलिटी है। ये देखो, लेजर बनाओ, लेजर बनाओ, एक और लेजर बनाओ जी, लेजर वाले, लेजर वाले, लेजर वाले। मेंटेनेंस इनकम का लेजर बना लेते हैं जी हम। वैसे ये पहली बार देखा होगा, ये उस वक्त का निशान लगा होगा आपका, अब तो आपको समझ आ जानी चाहिए थी, लेकिन चले। अनअर्न्ड मेंटेनेंस लायबिलिटी होती है, आपको पता है। इनकम अनअर्न्ड मतलब एडवांस है। अनअर्न्ड इनकम क्या होती है? एडवांस इनकम होती है ना, तो लायबिलिटी होती है। लायबिलिटी साइड पे नज़र भी आ रही है, 4 और 2, तो ब्रॉड डाउन 4000, कैरी डाउन 2000। अब इनकम का लेजर है, बातें मत करो यार प्लीज़, मैं निकाल दूंगा क्लास से। तो कैश क्रेडिट साइड पे आना है, और इनकम की फिगर जो प्रॉफिट एंड लॉस वाली होती है वो डेबिट साइड पे आनी है। अब वो कह रहा है अदर इनकम जो है उसमें मेंटेनेंस इनकम 8 रुपये है, 8000, तो फिर कैश कितना आएगा? 6000। अब ये 6000 आपका मेंटेनेंस इनकम है। मेंटेनेंस इनकम कहीं लिखा तो नहीं हुआ, लेकिन नॉर्मली ये इनकम मेरे ख्याल से आप कुछ चीज़ें बेचते होंगे, उसकी मेंटेनेंस देते होंगे। खैर, आप इसको ऑपरेटिंग एक्टिविटी में ही लें तो मुनासिब है। मेंटेनेंस इनकम किसी इन्वेस्टमेंट से तो आने वाली चीज़ है नहीं। ठीक है, तो मेरे ख्याल में आपको 6000 का कैश फ्लो इन्वेस्ट इसमें ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ के अंदर शो कर देना चाहिए था। और अगली बात फिर वही है, ऑपरेटिंग कैश फ्लोज। हम पीबीटी से स्टार्ट नहीं कर रहे, अगर करते तो इस 8000 को हम लेस भी करते, लेकिन ऐसा कुछ करने की ज़रूरत नहीं पड़ी। ठीक है, और जी चलें जी, एक हाइब्रिड ओके है। अच्छा जी, बड़ी मेहरबानी, आप बैठ जाओ उधर ही, अब आज आप पढ़ो इधर। अभी भाई कोई आए ना फिजिकल में बैठने वाला बच्चा, उसे कहें आप हाइब्रिड में जाए, आप लेट हो गए भाई। एंड पे वाले भाई आपने आगे आना है, एंड वाले मेरे दोस्त आगे जाना है भाई। अल्लाह जाओ,
हाइब्रिड नहीं, इधर करीब भी मैं बिठा सकता था आपको। ये देखो मैं आपको ये कह रहा था कि कुछ बच्चों को कहो भी ना कि फिजिकल में आ जाओ, वो नहीं आते आजकल। अच्छा जी, कुछ एमसीक्यूज रह गए थे, जल्दी से ज़रा उनको देख लें। को करने वाले भी बता दें, मैं तो कहता हूँ बाकी तो सारे कर ही लिए थे। खैर मैंने सारे पढ़े थे, रात को पढ़ता रहा हूँ मैं भी आपकी तरह, मेरा भी पर्चा है ना, आपको पता है आपका पर्चा होता है उस्ताद का भी साथ ही होता है जी। 31 एक यार अब मैं निकाल दूंगा क्लास से, मैंने पहले भी बताया आपको, एन के लगा के बोली जा रहे हैं। अब ये ना कहना एन के उतार के बोलने लग जाओ सर आप तो। पेज 696 पे आ जाएं जी। वैसे मैंने कुछ एमसीक्यूज निशान लगा लिए थे कि बस यही आप कर लीजिएगा, वैसे तकरीबन सारी लग गए थे जो रहते थे। अ कंपनी विद हेल्दी प्रॉफिट इज फेसिंग अ कैश शॉर्टेज। अच्छा एक मिनट रुक के बताओ, ये मुमकिन है भला एक कंपनी बड़े प्रॉफिट्स, अच्छे प्रॉफिट्स कमा रही हो लेकिन कैश फ्लो का मसला हो? कब? उधार पे चीज़ें बेचेंगे तो सेल तो बढ़ जाएगी, लेकिन कैश फ्लो स्टेटमेंट में हम सेल्स नहीं लेते, हम कैश रिसीव फ्रॉम कस्टमर लेते हैं। जैसे ये अभी इनडायरेक्ट मेथड, ये डायरेक्ट मेथड में भी देख के भी आ रहे हैं। इनडायरेक्ट में तो ऑटोमेटिकली हो जाता था ना, प्रूफ किया था, याद है? ठीक है, खुला टाइम होता था क्लासेस के अंदर, टॉपिक खत्म भी हो गया फिर भी लगे रहते थे। वो याद करें, पूरा एक दिन ऐसे आधा पौना घंटा लगा दिया था, और याद है? अच्छा, तो कैश फ्लो के अंदर हमें कैश चाहिए होता है, सेल्स से, डेटर्स से आने वाला, ठीक है, या कैश सेल्स का कैश। हमें सेल्स की फिगर नहीं चाहिए होती, प्रॉफिट की फिगर नहीं, कैश की फिगर होती है, ऐसे ही है ना? अच्छा, तो क्या वजह हो सकती है? विच ऑफ द फॉलोइंग इवेंट्स कुड अकाउंट फॉर दिस, कि क्या वजह हो सकती है? डिलेइंग पेमेंट्स टू क्रेडिटर्स, क्रेडिटर पेमेंट को डिले करने से नहीं। शॉर्टनिंग ऑफ क्रेडिट पीरियड ग्रांटेड टू डेटर्स, डेटर्स को ज़्यादा दिन दिए जा रहे हैं तो वो सेल्स की तरफ तो आएंगे, सेल्स तो बढ़ेंगी, एट द सेम टाइम कैश फ्लो तो कम होगा ही। कैश फ्लो, कैश साइकिल के अंदर डेटर डेज तो बढ़ जाएंगे ना। हाँ ये एक लग रहा है, अगले भी पढ़ लो, इससे अच्छा ही कोई ना पढ़ा हो। शॉर्टनिंग ऑफ क्रेडिट पीरियड, हाँ क्रेडिट पीरियड कम किया, नहीं नहीं नहीं, सॉरी सॉरी, वो तो बढ़ाने से होता है, ठीक है जी, ये तो खबरदार। रीसेंट एक्विजिशन ऑफ मशीनरी, हाँ ये इसलिए हो सकता है कि वैसे प्रॉफिट्स अच्छे थे, कैश फ्लो भी ठीक थे, लेकिन देखें जो ये जो कैपिटल एसेट एक्वायर करना होता है ना, ये कैपिटल इन्वेस्टमेंट, ये कोई छोटी मोटी चीज़ नहीं हुआ करती, ये बहुत बड़ी इन्वेस्टमेंट होती है। जब भी की जाती है कंपनी की, एक बार जो है वो चीखें निकल जाती हैं, ठीक है ना। कैश जो है वो एक बार सारे का सारा इधर जो पड़ा होता है सारा कुछ लग जाता है उनका। आप एक फैक्ट्री सेटअप करने लग जाएं, एक प्लांट नया मंगवा लें, तो ये कोई छोटी इन्वेस्टमेंट नहीं होती। आप तो बैठे होते हैं ना यहाँ पे किताबों के अंदर, इनकम स्टेटमेंट, बैलेंस शीट बना लीजिए, एसेट आ गया जी, एसेट, डेबिट, कैश, क्रेडिट, वो ऐसे जो पीपीई के आइटम्स होते हैं ये कोई छोटे आइटम्स नहीं होते। तो बिल्कुल ये हो सकता है कि चाहे प्रॉफिट्स में थी कंपनी, लेकिन उन्होंने ऐसा काम कर लिया कि उन्होंने कोई एसेट खरीद लिया है, हो सकता है। इंक्रीज इन डिविडेंड प्रोपोज्ड बाय डायरेक्टर्स, देखें पहली बात है मतलब प्रोपोज डिविडेंड अगर फाइनल है तो अनाउंस हो जाता है, वो मसला नहीं है। हाँ ये कह सकते हैं आप कि ये डिविडेंड प्रोपोज किया ही कैश को देखकर जाता है, ठीक है, ऐसी बात नहीं होती। मेरे ख्याल में सबसे ज़्यादा बेहतर एक्विजिशन ऑफ मशीनरी ही लग रहा है, ठीक है जी। प्रॉफिट से अल्टीमेटली रिटेन्ड अर्निंग्स में कम करते हैं, लेकिन हेल्दी प्रॉफिट्स का मतलब प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में प्रॉफिट नज़र आना ही हम ले सकते हैं। बहरहाल मेन मिक्स निकालने की ज़रूरत नहीं, मेरे ख्याल में काम चल जाएगा। बाकी मुझे इन एमसीक्यूज़ में तो कोई 3-4 में कोई मज़े की बात नहीं लगी। अगर किसी का सवाल है तो पूछ सकते हैं। नहीं बेटा 36 पे तो गोल दायरा लगा हुआ है ना, ऊपर वाले 4 बोले, ये इनमें किसी को कोई मसला है तो मैंने कहा ये फजूल थे, रहने दें, टाइम नहीं ज़ाया करेंगे। तो मैंने जो सर्कल किए हुए एमसीक्यूज़, मेरे हिसाब से वो डिस्कस हो जाने चाहिए। अगर उसके अलावा कोई बच्चा किसी एमसीक्यू के अंदर कोई प्रॉब्लम रखता है, उसने निशान लगाया हुआ है, तो वो मुझसे पूछ सकता है, ठीक है। विच ऑफ द अ कंपनी हैज़ अ नेगेटिव कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़, ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ का पता है, ठीक है, इन्वेस्टिंग फाइनेंसिंग के अलावा ऑपरेशंस, वो नेगेटिव है। क्यों हो सकते हैं जी? डिविडेंड ज़्यादा पे कर दिया है भाई, डिविडेंड पेमेंट
वैसे तो फाइनेंसिंग एक्टिविटी है, हम इसको ऑपरेटिंग में लिखते थे, लेकिन एमसीक्यूज के पॉइंट ऑफ व्यू से मैंने कहा था आप उसको फाइनेंसिंग में ही समझना, तो इसलिए ये तो है ही नहीं ऑपरेटिंग एक्टिविटी फॉर द पॉइंट ऑफ व्यू, फ्रॉम पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ एमसीक्यूज। सब्सटेंशियल इन्वेस्टमेंट इन न्यू फिक्स एसेट, ये इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में माइनस होता है। सडन इंक्रीज इन क्रेडिट सेल, क्रेडिट सेल ज़्यादा बढ़ी है तो फिर कैश तो नहीं ना आया, वो तो उधार पे चीज़ें बेची हैं। रीपेमेंट ऑफ लोन, ये फाइनेंसिंग है तो फिर सी ही होना था। अच्छा जी, तो सी भी करा ही लिया फिर, चलें जी। वैसे जो मैंने एमसीक्यू छोड़े होते हैं ना, वो ऐसे होते हैं कि अगर आप खुद भी पढ़ेंगे तो आपको समझ आ जाएगी, इसीलिए छोड़े होते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग कंपनीज आर मोस्ट लाइकली टू फेस कैश फ्लो प्रॉब्लम्स, कौन सी कंपनीज हैं इनमें से जिनको कैश फ्लो प्रॉब्लम्स आने का खदशा है। अ लॉस मेकिंग गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन, गवर्नमेंट पाकिस्तान की ना हो तो नॉर्मली गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशंस को कैश फ्लो के प्रॉब्लम्स कभी नहीं आते। वजह ये होती है कि गवर्नमेंट का मकसद नहीं, वैसे इधर भी नहीं आता, कैश उनको पहुंचता रहता है, ठीक है। ये तो आपने सरकारी नौकरी जी, सरकारी नौकरी करनी है, सरकारी नौकरी क्यों करते हैं लोग, हाँ जी सही है, अच्छी तनख्वाह टाइम में मिल जाती है, ऐसे वैसे तो अल्हम्दुलिल्लाह प्राइवेट सेक्टर में भी मिल जाती है, ऐसी बात नहीं, लेकिन एक पुराने माइंडसेट की बात कर रहा हूँ। तो जो गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं ना बच्चों, अक्सर कुछ ऐसी ऑर्गेनाइजेशंस भी होती हैं जो कोई ऐसा काम कर रही हैं जो बहुत इम्पोर्टेंट है मुल्क के लिए, गवर्नमेंट के लिए, ठीक है, लेकिन उसके अंदर शायद उस तरह से रेवेन्यूज़ नहीं है, तो वो ऑर्गेनाइजेशन तो चलेगी, वो ज़रूरत है गवर्नमेंट की, वो ऑर्गेनाइजेशन चलाना ज़रूरत है, ठीक है। तो जो गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन होती है ना, उसका कैश भी गवर्नमेंट खुद ही पूरा करती है, उसको कैश फ्लो का प्रॉब्लम नहीं आता, चाहे वो लॉस इनकर कर रही हो चाहे वो प्रॉफिट्स में हो, ठीक है ना। तो इसलिए इनको कोई मसला नहीं होता, लॉस मेकिंग गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन को कैश फ्लो का प्रॉब्लम नहीं आता, क्योंकि गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन है, लॉस मेकिंग अक्सर ही होती हैं, क्योंकि इनका मकसद क्या होता है, नॉर्मली प्रॉफिट कमाना नहीं होता, नॉर्मली अपनी पब्लिक की वेलफेयर होता है, तो इनको मसला नहीं आता, इनका कैश पूरा करती रहती है गवर्नमेंट, वो पूरा करते रहे, टैक्स इकट्ठा करके इनको देते रहेंगे कि जी आप तो चले ना, अस्पताल तो चलने दो ना, ठीक है। एक बात कर रहा हूँ मिसाल के, तो अ कंपनी विच हैज़ रिसेंटली सोल्ड पार्ट ऑफ इट्स ऑपरेशन सो एज टू कंसंट्रेट ऑन इट्स कोर एरियाज, जो कंपनी ने एक अपना पूरा ऑपरेशन का पार्ट सेल कर दिया, तो इसके पास तो कैश ही कैश होगा, कैश ही कैश होगा, शॉर्टेज वाला चक्कर कोई नहीं है इसको। अ रीजनेबली प्रॉफिटेबल एंड लॉन्ग एस्टेब्लिश्ड कंपनी विद नो एक्सपेंशन प्लान्स, भाईजान वो स्टेबल कंपनी है, प्रॉफिटेबल है, रीजनेबली प्रॉफिटेबल है और स्टेबल है, मतलब फिर प्रॉफिटेबल चली भी आ रही है, और कोई एक्सपेंशन मतलब कोई फिक्स एसेट खरीदने का इरादा नहीं रखते, तो इनको भी कैश फ्लो का प्रॉब्लम नहीं है। ये आप लोगों को होगा, ये आप लोग हैं। अ प्रॉफिटेबल रिटेलर अबाउट टू एम्बार्क ऑन, बार्क नहीं कह रहा, एम्बार्क कह रहा हूं, ठीक है, आपको हमारे ऊपर सर कह रहे हैं आप बार्क नहीं, बार्क का मतलब अच्छा। A profitable retailer about to embark on ambitious expansion plan, आपके प्लान ऐसे ही होते हैं ना, ठीक है। तो एक ऐसा रिटेलर है जो अभी इस वक्त अभी प्रॉफिटेबल है, लेकिन वो बहुत बड़ा एक्सपेंशन प्लान कर रहा है। ये लाहौर के अंदर दुकान है जी, मैं अब सियालकोट में भी, गुजरांवाला में भी, मुल्तान में भी, सरगोदा में भी, पिंडी में भी, पिशावर में भी मैंने दुकानें खोलनी, एक्सपेंशन करनी है, कश्मीर में भी खोल लेंगे भाई एक, ठीक है। तो ये जो एक्सपेंशन का सोच रहे हैं भाईजान, तो इनको प्रॉब्लम आ जानी है, चाहे ये इस वक्त प्रॉफिटेबल है, लेकिन ये जो एक्सपेंशन प्लान होता है इसके अंदर कैश फ्लो के प्रॉब्लम्स बाहर लाया करते हैं, ठीक है। तो डी ऑप्शन वाज द करेक्ट ऑप्शन। अच्छा जी, अ डेबिट बैलेंस ऑन रिटेन्ड अर्निंग्स अकाउंट इंडिकेट्स दैट कंपनी हैज पेड मोर डिविडेंड, भाई नहीं, ये तो मेरे क्लास के अंदर मैंने टेस्ट में दिया भी हुआ है। रिडीम सम ऑफ शेयर कैपिटल, इशूड बोनस शेयर, अक्यूमुलेटेड लॉसेस, कोई कंपनी की रिटेन्ड अर्निंग्स नेगेटिव होने का ये वजह नहीं होती, मैंने शायद ये क्लास टेस्ट में भी दिया था, टेस्ट में हमने डिस्कस किया था, क्योंकि अगर रिटेन्ड अर्निंग्स नहीं है तो डिविडेंड बांटेंगे ही नहीं, ठीक है ना। इसी तरह से आपने जो शेयर्स रिडीम करने होते हैं उसमें आपने, ठीक है, कैश पे करना होता है, और कुछ रिजर्व्स आपने निकाल के रखने भी होते हैं रिटेन्ड अर्निंग्स में, लेकिन अब ये समझाने के अंदर मैं इसलिए इंटरेस्टेड नहीं हूँ कि रिडेम्पशन ऑफ शेयर्स वैसे ही सिलेबस से निकल चुका हुआ है, ठीक है ना। और
बोनस शेयर इशू करने से रिटेन्ड अर्निंग्स कम होती हैं, शेयर कैपिटल एट द सेम टाइम बढ़ता है। लेकिन मेरा नहीं ख्याल कि ये भी कोई ऐसी चीज़ होती है कि अगर रिटेन्ड अर्निंग नहीं भी पड़ी तो हम बोनस शेयर्स इशू कर देंगे। जितनी रिटेन्ड अर्निंग्स हैं मैक्सिमम 0 तक ही ला सकते हैं हम उनको इशू करके शेयर्स को, बोनस शेयर्स को। नेगेटिव तो नहीं जा सकते। तो नेगेटिव जाने का सिर्फ एक ही वजह हो सकती है रिटेन्ड अर्निंग नेगेटिव जाने की, वो ये है अक्यूमुलेटेड लॉसेज। लॉसेज आते रहे यहाँ तक के वो सारी अर्निंग्स को खा गए और अब लॉसेज नज़र आ रहे हैं। ठीक है ना, जैसे एक सवाल के अंदर हमने देखा था डेबिट बैलेंस आ रहा था रिटेन्ड अर्निंग्स का, तो वो लॉसेज की वजह से होता है। ठीक है जी। तो विच ऑफ द फॉलोइंग वुड कॉज नेगेटिव कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़। ये देखो ये ऊपर भी आया हुआ था। कुछ बच्चे कहते हैं सर ये काफ़ी हैं एमसीक्यूज़ किताब वाले। भाई देखें काफ़ी से भी ज़्यादा हैं। जो कुछ छोटे टॉपिक्स मैंने सारे भी करवाए हैं, जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं उनमें सारे भी करवाए हैं, और कुछ टॉपिक्स के अंदर शायद अभी 1-2 मैंने नहीं भी करवाए, उनको भी मैं अब कल ज़ाहिर है जो रह गए देख के आऊँगा। जैसे IAS 16 है, अब उसके अंदर क्या एमसीक्यू, आज तक कोई एमसीक्यू आया उसमें से? ऐसे आते नहीं नॉर्मली एमसीक्यूज़, क्योंकि वो पूरा सवाल जो आ जाता है। लेकिन अगर आपका टॉपिक तैयार है, आपके सामने ही है, अब तो तजर्बा है आपको। हम एमसीक्यू जब करने आते हैं तो चैप्टर सारा एंड करके आते हैं, और नॉर्मली आप जो किताब के अंदर गिवन एमसीक्यूज़ हैं उनमें 80-90% करके आ जाते हो। कुछ बच्चे तो 100% भी कर लेते हैं, उन्हें मसला ही नहीं होता। टॉपिक तैयार है तो एमसीक्यू तैयार है। और ये जो किताब के अंदर है इनमें से भी कभी कभी इक्का दुक्का आ जाते हैं इसी तरह से, जैसे ये ऊपर लिखा हुआ था गालिबन, ठीक है, जो यहाँ पर भी आ गया। सी वॉज द करेक्ट ऑप्शन, नेगेटिव कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़। ये यहाँ पे हमने, ये स्टूडेंट ने मुझसे पूछा था। ठीक है जी। अच्छा जी, इन ऑर्डर टू सर्वाइव इन लॉन्ग रन अ बिजनेस मस्ट जनरेट पॉजिटिव नेट कैश फ्लोज फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़ या फाइनेंसिंग या ऑपरेटिंग। भाई वो कहता है कि लॉन्ग रन में सर्वाइव करने के लिए आप हमेशा ये ध्यान में रखो कि आपने मालिकों से पैसे लेने हैं या बैंकों से पैसे लेने हैं। फाइनेंसिंग एक्टिविटी ज़्यादा से ज़्यादा हो, या आप हमेशा अपने फिक्स एसेट को बेची जाओगे ताकि इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़ में पॉजिटिव कैश फ्लो आए। ऐसा है, ये लॉन्ग रन वाली हरकतें नहीं हैं, ये लॉन्ग रन वाली हरकतें नहीं हैं। जब भी ज़रूरत पड़ी फिक्स एसेट बेचो कैश फ्लो पॉजिटिव करने के लिए। ठीक है, ये लॉन्ग रन वाली हरकतें नहीं हैं कि बिज़नेस खुद अपने पैरों पे खड़ा ही नहीं कर रहे, थोड़ी देर बाद आप कहते हैं यार पैसे दे दो, मार्गों कहते हो, कोई बैंकों कहते हो। तो अगर आपने लॉन्ग रन में स्टेबल होना है तो आप अपने ऑपरेशंस को इतना बेहतर करें कि बिज़नेस अपने पैरों पे खड़ा हो, वो ऑपरेशंस से नेट कैश फ्लोज पॉजिटिव लेकर आए। ठीक है जी, तो बी वॉज द करेक्ट ऑप्शन। यार एक तो पता नहीं ये चिपक रहा है उधर और तुम ऊपर से। अच्छा जी, मतलब अदर इनकम कमाना हमारे बिजनेस का मेन मकसद होता है ना। मतलब यहाँ पे कॉलेज वालों ने जो कॉलेज खोला है और पीछे अगर कोई घर मकान किराए पे लेकर खरीद लिया, एक ठहर जाओ, वो जिसकी है भाई उससे पूछो ना, मैं वैसे मिसाल दे रहा हूँ। सरप्लस फंड्स आए, पिछली गली के अंदर एक घर किराए पे ले लिया और उसको ख़रीद लिया और किराए पे दे दिया। अब कॉलेज वालों का तो मकसद ही यही था कि घर किराए पे लेके किराए पे दे। मकसद की बात कर रहा हूँ, ये मकसद नहीं है। मकसद नहीं है तो रूटीन में ये काम नहीं होते। अदर इनकम होती है वो काम जो कभी कभार होते हैं। फिक्स एसेट कभी कभार बेचे तो अदर इनकम आई, नॉन कोर एक्टिविटी से रेंटल इनकम आई, अदर इनकम है। सर ये बात सही है, लेकिन ऐसा भी तो हो सकता है ना कि 2 साल मुसलसल ऑपरेशन लॉसेस जनरेट कर रहे हैं, तो अगर ये बिजनेस के पास कोई बैकबोन ही नहीं है अदर इनकम की तो वो सर्वाइव नहीं कर सकते। तो भाईजान वो बिल्कुल फिर भी अदर इनकम ही रहेगी, वो ऑपरेशंस नहीं बन जाएंगे। मैं ये नहीं कहने लग जाऊंगा कि कॉलेज की कोर एक्टिविटी है मिशन विजन स्टेटमेंट में लिखवा दें घर लेकर किराए पे देना। तो इसलिए ऑपरेशंस ही बचाते हैं बिजनेस को। अदर इनकम का मतलब ही यही है कभी कभार होने वाली कुछ काम, छोटे मोटे कुछ काम जो हमारे मेन मकसद से हट कर हैं। तो वो मेन मकसद के से हट कर जो काम होते हैं वो कभी भी बिजनेस चला नहीं रहे होते, वो बस ऐसे ही है कि वेले पैसे पड़े थे इन्वेस्टमेंट कर दी, वेले पैसे पड़े थे जगह खरीदी और रेंट पे दे दी, वेले पैसे पड़े थे तो ये शेयर्स खरीद लिए डिविडेंड आ गया। थोड़ा बहुत होता है ये बिजनेस इनके ऊपर नहीं खड़ा होता, ना इन पे इंसार कर रहा होता है, ना इनसे बच सकता है। ठीक है, अच्छा जी, ये नॉर्मल की बात कर रहा हूँ। अब नॉर्मेलिटी जो होगी वो सवाल खुद बताएगा तो फिर सोच लेंगे ऐसी बात। विच ऑफ द फॉलोइंग में बी प्रेजेंटेड इन बोथ स्टेटमेंट ऑफ कंप्रीहेंसिव इनकम यानी इनकम स्टेटमेंट और स्टेटमेंट ऑफ कैश फ्लोज। तो परचेज ऑफ नॉन करंट एसेट तो सिर्फ कैश फ्लो में आता है, इशुएंस ऑफ शेयर्स भी, रीपेमेंट ऑफ लोन भी सिर्फ डेप्रिसिएशन ही है जो इनकम स्टेटमेंट में नज़र आती है एक्सपेंसेस में और कैश फ्लो में रिवर्स होते हुए। ठीक है जी,
यार ये एसी चलवा दें, क्यों बंद रखे हुए हैं, समझ नहीं आ रही। रेशोस पे चलें जी। रेशोस के एमसीक्यूज कितने बच्चों ने किए? सारे किए? सारे नहीं हुए। चलें, मैंने कुछ निशान लगाए हैं, वो देख लेते हैं फिर पहले। जल्दी करें, काम भी शुरू करें, अब बच्चे आ गए। तो ये तो ऐसे ही बस टाइम पास कर रहे थे बच्चे पूरे करने के लिए। मेरा दिल है किए हुए सवाल एक दफ़ा ना ज़रा इकट्ठे एक सिटिंग में 2-3 कर लें, ईपीएस के अंदर डिस्क्लोजर के, मतलब सवाल किया हुआ हो ताकि उसको करने की टेंशन ना पड़ी हो हमें, दोबारा वो फटाफट कर भी लेंगे। नोट बना लें, बेसिक का पहले नोट बनाते हैं, फिर उसके साथ डिसकॉन्टीन्यूड, बल्कि वो अलग कर लेंगे। बेसिक का पहले बनाते हैं, फिर डाइल्यूटेड का बनाते हैं, उसके बाद ज़रा रिवाइज हो जाएगा ना, पहले बेसिक रिवाइज होगा तो डाइल्यूटेड भी बनेगा, और उसके बाद फिर इंशाल्लाह डिसकॉन्टीन्यूड ऑपरेशन के साथ बेसिक को देख लेंगे। डाइल्यूटेड को रहने दो फिर, ठीक है ना। जो मुझे मुनासिब लगेगा मैं करा दूंगा, ठीक है जी। अभी तक नहीं टेस्ट किया आई कैप ने, ना अपनी किताब में इस तरह का कोई सवाल दिया हुआ है, तो एहतियात के दर्जे में रहते हुए बनवा रहे हैं कि डिस्क्लोजर्स लिखे तो हैं, आ सकते हैं बिल्कुल, इसलिए करवाए जा रहे हैं। तो वो जितना मुझे मुनासिब लग रहा है मैं करवा दूंगा, जो इससे ज़्यादा अगर कोई चाहे तो वो फिर खुद से कोशिश कर ले। ठीक है, अच्छा जी। नंबर 2 हमने कर लिया था MCQ। विच ऑफ द, अब मैंने कुछ निशान लगाए हैं, अब मैं जैसे नंबर 4 पे आ गया तो उससे पहले कोई MCQ है तो वो रोक के पूछ सकते हैं, लेकिन 5 का नहीं कहना, अभी 5 पे पहुंचे नहीं है, ठीक है, बात समझ आ रही है। मैंने कहा 4 पे आ जाए, मैंने निशान लगाया हुआ है, तो अगर किसी ने 3 समझना हो तो वो इस तरह के वो रोक के कह दीजिए मुझे 3 भी समझा दे, ठीक है, ओके। लेकिन जाहिर सी बात है ये वही बच्चे पूछ रहे होते हैं जो बच्चे काम करके आए होते हैं, ठीक है, ओके। विच ऑफ द फॉलोइंग शुड बी इंक्लूडेड इन एसिड टेस्ट या क्विक रेशो। क्विक रेशो का मैंने दूसरा नाम बताया था आपको, इसको एसिड टेस्ट रेशो भी कहते हैं, ठीक है। तो एसिड टेस्ट रेशो में क्या इंक्लूडेड है, क्या इंक्लूडेड होता है? तो इन्वेंट्री इंक्लूडेड होती है? नहीं नहीं, इसी को तो निकालते हैं। लॉन्ग टर्म लोन? नहीं। अच्छा, रॉ मटेरियल, ये भी इन्वेंट्री है। अकाउंट पेएबल? अच्छा, अब कुछ बच्चों ने ना क्विक एसिड समझा था ऊपर देख के, उसने ये नहीं पूछा कि क्या क्या क्विक एसिड्स में शामिल होगा, उसने कहा क्या क्या इंक्लूडेड होगा क्विक रेशो में। तो क्विक रेशो में क्विक एसिड्स ओवर करंट लायबिलिटीज होते हैं, इनमें तो कोई भी क्विक एसिड नहीं था, तो ये तो उस रेशो में नहीं आते। लेकिन अकाउंट पेएबल करंट लायबिलिटी है, डिनोमिनेटर में इसने आना था, तो डी इज द करेक्ट ऑप्शन। नंबर 6 में सिर्फ एक बताना था मैंने, ये 5 किसने बोला? 5 किसने बोला? ज़रा रजिस्टर पे दिखाओ कहाँ पे ट्राई की हुई है। रजिस्टर पे दिखाओ, मुझे सॉल्व करना था भाई। हाँ हाँ दिखाओ दिखाओ। ये वेरी सिंपल यार, सेल्स गिवन है जिसमें कुछ कैश है, तो कैश ऑफ विच ये निकाल ली, फिर आपने अकाउंट रिसीवेबल ओपनिंग क्लोजिंग लेजर बनाना था भाई, क्रेडिट सेल्स उसके अंदर डाल देनी थी, और आपके पास जो है वो, अच्छा ये तो रेशो है, मैं डेटर बना रहा हूँ। बहरहाल आपको फॉर्मूला आना चाहिए, हमें चाहिए क्या? रिसीवेबल टर्नओवर। रिसीवेबल टर्नओवर निकलता है क्रेडिट सेल्स ओवर एवरेज डेटर्स। तो मेरा नहीं ख्याल कि ये सवाल करने के काबिल भी है जी, तो फिर क्यों कह रहे थे कि ये करवाओ? जिसने कहा भाई जो बच्चे करके आए हैं ना वो इस तरह का सवाल नहीं करेंगे, क्योंकि उन्हें पता है कि हमने किया है सवाल, इसमें जान नहीं है, ठीक है। तो नंबर 6 पे मैं आया हूँ, और जेन्युइन मसला होता भी है, बीच में कोई 1-2 छोड़े होते हैं मैंने, ताकि पता लगे करके आए हैं या नहीं। तो ऐसा हो भी सकता है, ज़रूरी नहीं है कि जो मैंने कह दिया बच्चे के जहन में ये सवाल है तो वो कर ही नहीं रहा, कुछ मैंने जानबूझ के भी छोड़े होते हैं चेक करने के लिए, भला करके भी आए हैं या नहीं, पूछते भी आए या नहीं। मैंने कहा MCQs कर लिए हैं, यस सर की आवाज़ें आती हैं, तो चेक करने के लिए 1-2 छोड़ देता हूँ। फिर जो डिस्कस करने वाले थे और डिस्कस होने चाहिए थे और मैंने निशान नहीं लगाए चेक करने के लिए कि करके आए या नहीं, लेकिन ये भी पता होता है कि ये वाले करके नहीं आए। अच्छा जी, डॉन लिमिटेड हैज़ प्रोवाइडेड फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन। बेसिकली वो
कह रहा है कौन सी दो स्टेटमेंट्स करेक्ट हैं, उसमें ना उसने अब ये रेशियोज का एमसीक्यूज है ना, कह रहा है क्विक रेशियो इंप्रूव हुई, कस्टमर्स आर पेइंग मतलब डेटर डेज, फिर डॉन लिमिटेड इज पेइंग यानी क्रेडिटर डेज। तो ये रेशियोज निकालनी है, पता लग जाना है, ऊपर डाटा गिवन है, ठीक है। ये ना 2005 पता नहीं क्यों लिख दिया, ये 2000, इसको सही कर लें, इतनी दूर वाली रेशियो कंपेयर हो रही 2015। अच्छा हमने तो सर ये देखा ही नहीं था, हमने तो ऊपर 15 ही समझा था। अच्छी बात है, कभी कभी इस तरह के काम भी काम दे जाते हैं, गलती। अच्छा भाई साहब ये रेशियोज हैं, क्विक रेशियो निकालना कोई मुश्किल नहीं है, क्विक एसेट्स ओवर करंट लायबिलिटीज, यहाँ से क्विक एसेट आइडेंटिफाई करना है, करंट लायबिलिटी से डिवाइड करना है। कस्टमर्स आर पेइंग, डेटर डेज निकालने हैं, यहाँ पे डेटर्स भी मौजूद हैं, डेटर्स मौजूद है ना जी, ओपनिंग क्लोजिंग एवरेज करोगे, और क्रेडिट सेल्स ये भी मौजूद हैं, इनको एवरेज नहीं करना है, सिर्फ ये वाली अपने साल की उठाओगे, ठीक है। तो ये रेशियो सिर्फ निकालनी है और देख लेना है कि उन्होंने क्या कहा है कि जी पिछले साल से इस साल ये इम्प्रूव हुआ या नहीं। तो ये कोई मसला नहीं था। असल में मैं जिस चीज़ के लिए कंसर्न था इस रेशो में वो है नेट करंट एसेट्स। जिस नाम की रेशो हमने पढ़ी ही नहीं थी, लेकिन कोई बात नहीं, हमें इतना तो बताया गया था क्लास में कि नेट एसेट्स का मतलब है जब एसेट्स ज़्यादा हो, नहीं नेट करंट एसेट्स भी हो सकते हैं, नेट टोटल एसेट्स भी हो सकते हैं, वो तो उसकी मर्जी है ना, नेट नॉन करंट एसेट्स हो जाए, ठीक है ना। लेकिन उसने हाँ ठीक है नेट करंट एसेट्स बोला है, तो इसका मतलब ये है कि आप करंट एसेट्स और करंट लायबिलिटीज़ को जब नेट करें तो नेट में एसेट्स ज़्यादा आ रहे हैं, ठीक है ना। तो ये मैंने आपको यहाँ पर MCQ नंबर 2 में समझा दिया था नेट करंट लायबिलिटीज़ के अंदर कि नेट करंट लायबिलिटीज़ का मतलब क्या है, आपने नेट किया दोनों चीज़ों को तो ज़्यादा क्या आया है, तभी तो नेट में करंट लायबिलिटी, ठीक है ना। ऐसे ही उस रेशो के अंदर भी मेरा कंसर्न सिर्फ ये था कि मैं आपको ये बता दूं कि नेट करंट एसेट्स का मतलब होता है करंट एसेट्स माइनस करंट लायबिलिटीज। अब वो ये कह रहा है ज़रा बताएं ये स्टेटमेंट सही है कि नेट करंट एसेट्स इंक्रीज हुए हैं। तो अब नेट करंट एसेट्स ढूंढने हैं तो पहले करंट एसेट्स ढूंढो, करंट एसेट्स हैं पिछले साल के, फिर अकाउंट्स रिसीवेबल हैं पिछले साल के, फिर बैंक है, ये तो हो गए करंट एसेट्स और ये होगी करंट लायबिलिटी। इनको ज़रा नेट करो, आंसर बताओ ऐसे ज़रा 30 पॉइंट, ये नेट करंट एसेट्स हैं, बाकी तो नीचे सेल परचेज हैं और ऊपर नॉन करंट एसेट्स हैं, ऐसा ही है। आगे बढ़ो जी, क्लोजिंग में आए तो ये हमारे एसेट्स थे 3, एक हमारी लायबिलिटी थी, करंट एसेट्स और करंट लायबिलिटीज जी 28 पॉइंट। तो भाई ये तो मेरे ख्याल में कम नहीं हो गया, ठहर जो ठहर, अच्छा ये 14, अच्छा 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 अच्छा, मैंने नहीं ऊपर गौर किया, मैंने तो सही कर दिया था। अच्छा जी ये जी करंट एसेट्स और करंट लायबिलिटीज़ को नेट करें तो 28.8 है, यानी 14 से 15 की तरफ आते हुए नेट एसेट्स बढ़े हैं, नेट एसेट्स बढ़े हैं, कम नहीं हुए, बढ़े हैं, ठीक है जी। तो हैव इंक्रीज, ये तो सही लग रहा है। मैंने ये ओनली इसलिए लिखा था कि मैंने सिर्फ ये करवानी है, ओके। ऐसे ही आपने बाकी रेशियोज़ को देखना है और देखकर बताना है कौन सी इसकी जो है वो स्टेटमेंट सही है। कौन कौन सी निकालोगे, क्विक रेशियो है, फिर डेटर डेज है और क्रेडिटर डेज, ठीक है। तो सिंपल सा था, मैंने सिर्फ इसके अंदर ये ए पार्ट करवाना था। तो ए तो सही है, दूसरा बता दो वैसे कौन सा सही है जी, सी सही था, हाँ वो अब चेक कर लेना आप, ठीक है। उन्होंने कहा था कौन से 2 स्टेटमेंट्स करेक्ट हैं, तो सी आप कर लेंगे। पाँच 6 मिनट कभी भी नहीं लगेंगे, कैलकुलेटर के ऊपर कर लेंगे आप, ये चीज़ें मैंने लिखी हैं, हम कैलकुलेटर पे करेंगे, MCQ में वर्किंग तो ज़रूरी है नहीं, 5-6 मिनट नहीं लगेंगे। पहली बात है इतना लेंथी MCQ आए ज़रा मुश्किल है, लेकिन अगर आ भी जाए तो वो 2 नहीं 3 नंबर देगा। और इतनी सिंपल कैलकुलेशन है कि मेरा नहीं ख्याल आपको कस्टमर डेटर डेज निकालने हैं, आपके सामने क्रेडिट सेल्स पड़ी हैं ये इस साल की, और इसके डेटर्स जो है वो एवरेज भी नहीं हो सकते, सुकून हो गया। 252 ये 25/2/252 इंटू 365 लिख लिया आपने छोटा सा, फिर जब इधर आए तो इनको एवरेज भी कर लो आप, ठीक है ना। तो वो कोई नहीं इतनी देर लगती, कैलकुलेटर पे करो। आपको किसने कहा कि आप फॉर्मूलाज अंग्रेजी में लिखते रहो, बस आंसर लिख लो एंड पे,
MCQs में वर्किंग इज़ नॉट रिक्वायर्ड। वर्किंग गलत है, ऑप्शन सही लिख दिया आपने, आपको नंबर मिलेंगे। उसने वर्किंग देखनी नहीं है, वर्किंग सही है ऑप्शन गलत है, वो वर्किंग नहीं देखेगा। यही अंडरस्टैंडिंग है हमारी। उन्हें MCQ का आंसर अगर आपने गलत दिया है तो वर्किंग में आपको जाके नंबर नहीं देने, कुछ तर्स आगे को दे दे तो वैसे उसूली तौर पे देने भी नहीं चाहिए, नंबर MCQ में है, ठीक है। अच्छा जी 7, लो जी, मैं अब रात को बैठा MCQ पढ़ रहा, मैं 4 दफ़ा ये चीज़ पढ़ ली, आमिर सेल फिश आबिद सेल बुक। अब मुझे समझ ना आया कि आमिर बुक था आबिद सेल फिश, हो जाता है ऐसा। तो खैर मैंने इसलिए निशान भी लगा लिया, इसमें कोई मसला तो नहीं आया होगा, बड़ी सादा सी ये बात थी। कहता है जी आमिर जो है वो मछलियाँ बेचता है, सेलफिश है, सेल्स फिश, सेल्स फिश है, ठीक है, और आबिद सेल्स बुक है, ठीक है जी। बोथ 50% मार्कअप पे चलते हैं, लेकिन वो कह रहा है हाउएवर ग्रॉस, अब दोनों का मार्कअप 50% है, लेकिन आमिर 25% जीपी कमा रहा है और आबिद 33%। वो कहता है हाईएस्ट ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो ऑफ बुक सेलर मे बी बिकॉज देयर इज़ मोर वेस्टेज विद फिश स्टॉक देन विद बुक। हाँ जी जाहिर सी बात है, फिश के अंदर तो फिश तो 2 दिन रखे ना बेचे तो वो ख़राब हो जाएगी। किताबें चाहे 2 साल ना बिकें कोई मसला नहीं है, दीमक से बचा के रखो बस, ठीक है। आमिर हैज़ अ सब्सटैंशियल बैंक लोन वेयर एज आबिद बिजनेस इज एंटायरली, यार ये तो अब कोई बात ना हुई, जीपी के बाद की कहानी है। वैसे ही लोन का काम तो इंटरेस्ट हो सकता है। वो कहता है जी ये जो आमिर है ना, आमिर सेल्फिश, आमिर सेल्फिश जो है ना, आमिर सेल्फिश के पास बैंक लोन है, जबकि आबिद बुक के पास कोई बैंक लोन नहीं है, सारा पैसा अपने घर से लगाया हुआ है। शायद इसलिए आमिर सेल्फिश को इंटरेस्ट देना पड़ता होगा। तो भाई वो जीपी रेशियो है, जीपी के बाद की कहानी है, तो ये भी नहीं हो सकता, ठीक है। तीसरा, आमिर हैज़ एक्सपेंसेस हाई स्ट्रीट प्रेमिसेस वेयर एज आबिद हैज़ चीपर। आमिर सेल्फिश जो है वो फ्रंट वाली दुकान मेन वाली पे है, ठीक है, जबकि आबिद बुक जो है वो किताबें वैसे ही हम लोगों ने ऐसी किसी नुक्कर पे लगा दी हुई हैं दुनिया के अंदर अब, ठीक है। तो ये भी एडमिन एक्सपेंस है या सेलिंग एक्सपेंस है, कॉस्ट ऑफ सेल तो नहीं होती। और आमिर टर्नओवर इज डिक्लाइनिंग, ये कहीं पे कोई क्लियर बात नहीं है कि आमिर का टर्नओवर डिक्लाइन कर रहा है, आबिद का इंक्रीज कर रहा है, ठीक है। मतलब कहीं पे कोई क्लियर नहीं मेरे ख्याल से। तो जिसको कहा था ना हमने इन एफिशिएंसीज़ की वजह से, एफिशिएंसीज़ की वजह से कॉस्ट ऑफ सेल बेहतर हो रही है, कम हो रही है, तो जीपी बढ़ रहा है, और इन एफिशिएंसी की वजह से ये कॉस्ट ऑफ सेल बढ़ती है और प्रॉफिट कम होते हैं। तो मेरे ख्याल में यही एक ऑप्शन हो सकता था सही। आमिर का टर्नओवर कम हो रहा है वेयर एज आबिद का बढ़ रहा है। सही है ना, उसकी जीपी रेशो कम है, ठीक है, हो सकता है, लेकिन कोई ख़ास इसके अंदर निशानी नज़र नहीं आ रही मुझे कि जिसमें ये लिखा हो कि सेल ही कम हुई है। देखो एक चीज़ ऑब्वियस है सवाल से और एक चीज़ छुपी हुई है। मसला ये है, अगर ये मछली और बुक वाली बात ना करता तो मैं दोनों के अंदर फिर इनडिफरेंट था। मैं ये कहता कि उसकी कॉस्ट ऑफ सेल बढ़ गई है, या मैं ये कहता उसकी सेलिंग प्राइस कम हो गई है। दोनों सूरतों में जीपी ने कम होना है। लेकिन एक चीज़ सामने ऑब्वियस नज़र आ रही है, वो क्या है, इन दोनों की बिज़नेस की नेचर डिफरेंट है। तो नेचर डिफरेंट होने की वजह से जो इसने ऑप्शन लिखा है ए, वो मुझे ज़्यादा मुनासिब लग रहा है कि इसकी वेस्टेजेस शायद ज़्यादा होती होंगी, हालांकि जीपी रेशो तो सेम है, ठीक है, जीपी रेशो सेम है, तो सेल के कम होने बढ़ने से फ़र्क पड़ना भी नहीं चाहिए। देखो मिसाल के तौर पे आमिर है, आप बात बढ़ा ही देते हो यार आप लोग। आमिर की सेल थी 100, आमिर ने जीपी 25 और कॉस्ट ऑफ सेल है इसकी 75, तो इसका जीपी कितना आ रहा है? आबिद है ना दूसरा, आबिद की सेल भी 100 है और वो 67 की कॉस्ट इनकर कर रहा है और 33 का प्रॉफिट है। अब वो कहता है कि चेक कर लेते हैं, वैसे ऑब्वियस चीज़ की तरफ जाना चाहिए, अब टाइम ज़ाया हो रहा है हमारा खाम में। आमिर का टर्नओवर डिक्लाइन हुआ है, यानी सेल डिक्लाइन हुई है, ठीक है। आमिर की सेल मिसाल के तौर पे 100 से 120 से 100 पे आई थी, ठीक है। अब ये कम हुई है तो अब 120 की कॉस्ट ऑफ सेल निकालो, मेरे ख्याल में वो मार्कअप लगा कर, ठीक है,
करो कैलकुलेट, बात लंबी निकल जाएगी फिर। अच्छा चलो एक काम करो, अभी ब्रेक होगी ना 10 मिनट की, उसमें ना इसको ज़रा करके देख लेना, फिर मैं बात कर लूँगा, ठीक है। 80 आ रहा है, 120 80, ज़रा बताओ 40। अब ज़रा रेशो भी निकाल लो, इसका 25% था और 40/120, 33 से 25 पे ये आ गया। और आबिद का टर्नओवर उन्होंने कहा क्या हुआ है जी, बढ़ा है। एक अजीब सी बात ही हो रही है, बढ़ा है, इसको ले आओ 80 से। अब इसका मार्कअप भी निकालो, इसकी कॉस्ट कितनी होगी 80 में, 53 और जीपी 27, जीपी रेशो निकालो 27/80, ये तो फिर भी सेम है, तकरीबन थोड़ा सा बढ़ गई है या सेम है, ठीक है। तो मतलब ये तो वहीं की वहीं है, यानी कि जितनी रेशो पे ये फिर रहा था ये तो उतनी पे ही है। इसका अगर रेवेन्यू बढ़ रहा है, इसका अगर टर्नओवर बढ़ रहा है, तो उसकी रेशो के हिसाब से उसकी कॉस्ट ऑफ सेल बढ़ रही है, उसका जीपी तो वही रहना है, ठीक है। तो ये कोई इतनी ऑब्वियस वजह नहीं है, हाँ सोचने के लिए सोच सकते थे, लेकिन मेरे ख्याल में बेहतर यही था कि उसकी नेचर देखते हुए कहा जाए कि ऑब्वियस फ़र्क ये नज़र आ रहा है कि इसकी वेस्टेज ज़्यादा होती होगी, ठीक है। कहाँ लिखा हुआ है? कहाँ लिखा हुआ है फर्स्ट रो में? वो कह रहे हैं वो बेटा, अच्छा मैंने कहा कहीं ऊपर सवाल में लिखा हुआ, उन्होंने कहा था जी कि ये हो सकता है किस वजह से हो, तो वो आगे बता रहे हैं हो सकता है इस वजह से हो, कोई कंफर्म बात ये भी नहीं थी, लेकिन ये नेचर को देखते हुए नॉर्म है इस बिज़नेस की कि नॉर्मली वेस्टेजेस इसमें ज़्यादा होती हैं, है मे के साथ ही, मस्ट नहीं है। नॉर्मल लॉस हमेशा कॉस्ट ऑफ सेल को ही चार्ज होता है, हमेशा कॉस्ट ऑफ सेल को ही चार्ज होता है। नंबर 8, मारिया लिमिटेड हैज़ अ करंट रेशो ऑफ 2:1। इसका मतलब क्या हुआ, करंट एसेट्स आर मोर देन करंट लाइबिलिटीज, ऐसे ही है, करंट एसेट्स ज़्यादा हैं करंट लाइबिलिटीज से, ये है करंट रेशो पॉजिटिव 2:1 होने का मतलब, ठीक है। दिस रेशो विल डिक्रीज इफ मारिया लिमिटेड रिसीव कैश इन रिस्पेक्ट ऑफ लॉन्ग टर्म लोन। बच्चों कैश आना है, न्यूमरेटर ने बढ़ना है, और दूसरी तरफ लाइबिलिटी कौन सी वाली बढ़ रही है, लॉन्ग टर्म बढ़ रही है ना, लॉन्ग टर्म लोन बढ़ रहा है, तो इसका असर सिर्फ न्यूमरेटर पे पड़ेगा, न्यूमरेटर बढ़ेगा तो रेशो बढ़ेगी, वो तो कह रहा है डिक्रीज होगी, ये तो गलत हो गया, ठीक हो गया। आगे बढ़ते हैं, कैश रिसीव किया है लेकिन शॉर्ट टर्म लोन लिया है, अब कैश भी बढ़ा और करंट लाइबिलिटी भी बढ़ी। अगली बात, क्योंकि करंट रेशो मैं लिख लूँ वैसे आपके लिए, सिर्फ 2:1 का मतलब क्या होता है, 2:1 का मतलब होता है 200/100, ठीक है, ऐसे ही लिख दिया वरना ज़रूरत नहीं थी। तो करंट रेशो 2:1 का मतलब यह है कि करंट एसेट्स ज़्यादा हैं। अब दोनों तरफ बराबर इंक्रीज आ रहा है, याद है कल वाला शॉर्टकट, तो मैंने कहा था कि कम वाले को पकड़ लो, कम वाले को पकड़ लो, और इस डिनोमिनेटर है, डिनोमिनेटर में इंक्रीज आना है, डिनोमिनेटर के इंक्रीज होने से रेशो कम होगी, अच्छा हो सकता है। आगे चलते हैं, पेज एन एग्जिस्टिंग ट्रेड पेएबल, एसेट भी कम हो रहा है, लाइबिलिटी भी कम हो रही है, क्या ख्याल है? आप अगर कोई क्रेडिटर पे करोगे कैश से, कैश ही पे किया ना, पेइंग, हाँ मतलब कैश या बैंक से पे जो किया, सिर्फ ये लिखा हुआ है। अब लाइबिलिटी कम हो और एसेट भी कम हो तो होगा क्या, पहले तो रेशो में देखो कि ये लोअर साइड है, इसको पकड़ लो, लाइबिलिटी कम हो तो रेशो तो बढ़े, ये तो नहीं हो सकता। राइट्स ऑफ एन एग्जिस्टिंग रिसीवेबल, राइट ऑफ एन एग्जिस्टिंग रिसीवेबल अगेंस्ट प्रोविजन। बच्चों प्रोविजन का मतलब यही होता है कि हमने अंदाजे से एक्सपेंस पहले ही बुक कर लिया था। प्रोविजन की एंट्री आपको सिखाई थी, प्रोविजन डेबिट, बड़ी सीधी सी लाइनें लग रही हैं आज, ऊपर कोई टिक हो गई है चीज़ मेरे ख्याल से, प्रोविजन फॉर डाउटफुल क्रेडिट, पूरी एंट्री कर लो, उर्दू में क्या लिखना, एंट्री बोल दो। बैड डेट एक्सपेंस प्रॉफिट एंड लॉस में ले जाते थे डेबिट और प्रोविजन क्रेडिट, याद है इसकी एंट्री जो बैलेंसिंग फिगर आती थी। तो प्रोविजन का मतलब ही ये होता है कि हमने अंदाजे की बुनियाद पर एक्सपेंस बुक कर लिया है, और जो प्रोविजन का क्लोजिंग होता है
बैलेंस शीट के अंदर वैसे भी डेटर्स में से हम उसको नेट करके शो करते हैं। लेट से हमारे 100 रुपए के डेटर्स थे और 10 रुपए प्रोविजन थी, तो डेटर्स ही 90 पड़े होते हैं। अब अगर हमने डेटर्स को क्रेडिट करके कम करके प्रोविजन को डेबिट किया है, क्या मतलब, हमने डेटर में से 10 कम किए हैं और इधर प्रोविजन में 10 बढ़ा दिए। बढ़ाया ही है ना, रिवर्स किया ना प्रोविजन। यार एक तो ये देखो, प्रोविजन का लेजर था और डेटर का लेजर था, ठीक है जी, ये इस तरह से बना हुआ है, ठीक है ना। मैंने कहा जी 100 है क्लोजिंग, ठीक है, वो ओपनिंग बना लेते हैं, और प्रोविजन ब्रॉट डाउन 10 है, ठीक है। अब ये प्रोविजन की एक्सपेंस की एंट्री ऑलरेडी प्रॉफिट एंड लॉस में हो चुकी हुई है, ये तो मानते हो ना। अब हमने बैड डेट रिटर्न ऑफ की एंट्री ये सीखी थी, ठीक है। तो डेटर कितना हो गया 90 और प्रोविजन कितनी हो गई, तो नेट डेटर तो आज भी 0 ही है। बस हमने जो अंदाजे में थे कि भागेंगे वो भागे, तो एक्चुअल में कर दिया, प्रोविजन अब नहीं रही, अब पक्के हो गए। ये बात समझे हो, ये बात समझ आई है। ओपनिंग डेटर्स थे 100 रुपया, 1 रुपया नहीं रिसीव हुआ फिलहाल, ओपनिंग प्रोविजन थी 10, हमें शक था कि 10 रुपये नहीं आएंगे, पक्का हो गया। पक्का हुआ तो बैड रिटर्न ऑफ की एंट्री क्या सिखाई है, प्रोविजन डायरेक्ट वाली, 2 एंट्री से एक बनाई थी, प्रोविजन डेबिट डेटर क्रेडिट। तो डेटर कितने हो गए और प्रोविजन कितनी हो गई 0। पहले भी डेटर्स नेट ऑफ प्रोविजन ही बैलेंस शीट में पड़े थे। बेसिकली तो बात ये हो रही है कि कितना एक्सपेंस मजीद रिकॉर्ड करें। तो भाई पिछले पीरियड में ही 10 रुपये का एक्सपेंस अंदाजे की बुनियाद पर रिकॉर्ड हो गया था। बैडेड एक्सपेंस की फिगर अगर इस सवाल के अंदर आप जो मैंने अभी भी बनाया देखें, तो बैलेंसिंग कितना आएगा 0, यानी प्रॉफिट एंड लॉस के अंदर क्या जाना है 0। चल अब यहाँ पे वो कहता है करंट रेशो, दिस रेशो विल डिक्रीज, यानी करंट रेशो विल डिक्रीज। भाई डिक्रीज तो तब होती जब कोई लायबिलिटी या एसेट में चेंज आता तो हम चेक करते। ये एक ही चीज इन्वॉल्व हो रही है, वो है करंट एसेट डेटर, और उसमें भी कोई चेंज नहीं आ रहा। बैलेंस शीट में 90 का डेटर था, आज भी बैलेंस शीट में 90 का डेटर ही है, ठीक है ना। नेट प्रोविजन के अगेंस्ट जब राइट ऑफ, हाँ अगर प्रोविजन के अगेंस्ट राइट ऑफ ना होता, प्रोविजन के अगेंस्ट राइट ऑफ ना होता, पहले शक की बुनियाद पे हमने डेटर को रिकॉर्ड ना कि प्रोविजन ग्रॉस पे पड़ा होता, अभी तक पहली बार ही बैड डेट आता, तो फिर डेटर 100 का पड़ा होता, वो फिर 10 कम होके 90 होना था। बात समझे हो। तो ये लफ्ज जो था ना, ये राइट्स ऑफ अगेंस्ट अ प्रोविजन, ये खतरनाक लफ्ज था असल में, ठीक है। तो प्रोविजन जो होती है वो ऑलरेडी एक्सपेंस चार्ज करके हम एक चीज़ को क्रेडिट कर रखते हैं कॉन्ट्रा एसिड के नाम से, और उसे एसिड में से नेट किया करते हैं, ठीक है। तो फिर भाई एक ही बच्चा, वो प्रूफ भी कर लिया था हमने, और कोई कैलकुलेशन भी नहीं किया आज हमने डायरेक्ट ही अंदाजे लगाए हैं, ठीक है ना। और अगर कहीं फंस जाओ कोई मसला नहीं है, तो थोड़ा सा डाटा ही अज्यूम करना होता है, जैसे मैंने ये अज्यूम किया, आप ऐसे कोई डाटा अज्यूम करो और 2 दफ़ा रेशोज निकाल लो, ठीक है। नंबर 9, ये कुछ MCQ ज़रा कट्ठे थे, उसके बाद फिर कुछ कम होने लग गए, क्योंकि ये एक जैसी कुछ चीज़ें होती है ना, फिर बार बार जब आने लग जाती है, थोड़ा तरीका आपको पता लग गया कि क्या करना होता है, ठीक है। यार ये तो बहुत टाइम लग रहा है। हारिस लिमिटेड हैज़ पॉजिटिव वर्किंग कैपिटल। पॉजिटिव वर्किंग कैपिटल का मतलब क्या होता है, करंट एसेट्स माइनस करंट लायबिलिटीज़ जो है वो पॉजिटिव है। मिसाल के तौर पे करंट एसेट्स अगर 100 थे तो करंट लायबिलिटीज़ 80 थी, तो 20 का वर्किंग कैपिटल है। ये मतलब होता है पॉजिटिव वर्किंग कैपिटल का, ठीक है जी। What effect will the payment of declared payable dividend using cash balance have upon the current ratio and working capital? Current ratio और working capital, भाई डिविडेंड पेएबल एक करंट लायबिलिटी होती है, और बोलो, और आप कैश को यूज़ करके उस लायबिलिटी को पे करने लगे हो। अब मसला ये है कि पॉजिटिव करंट एसेट का मतलब क्या है, पॉजिटिव वर्किंग कैपिटल का मतलब क्या है, करंट एसेट्स ज़्यादा हैं करंट लायबिलिटीज से। बस ये बातें पता होनी चाहिए आपको। जैसे मैंने नेट एसेट्स नेट लायबिलिटी समझाया था, ऐसे ही ये असल अहम लफ्ज़ था यहाँ पर, पॉजिटिव वर्किंग कैपिटल। क्या मतलब होता है जी पॉजिटिव वर्किंग कैपिटल का, करंट एसेट्स माइनस करंट लायबिलिटी। वर्किंग कैपिटल का फॉर्मूला याद है ना, बताया था आपको, वर्किंग कैपिटल होता है करंट एसेट्स माइनस करंट लायबिलिटी। तो ये कब पॉजिटिव होगा, जब एसेट्स ज़्यादा होंगे लायबिलिटीज, और कब नेगेटिव होगा, जब एसेट्स कम होंगे लायबिलिटीज ज़्यादा। तो ये भी एक तरीका है उसका बताने का कि एसेट्स ज़्यादा हैं आपके, लायबिलिटीज कम है। बड़ा तेज़ है रेशोज़ के अंदर, है जी। अब हमने क्या किया,
एक लायबिलिटी को पे किया, डिविडेंड पेएबल को, और कैश यूज़ किया, लायबिलिटी भी कम हुई, एसेट भी कम हुआ, करंट एसेट भी कम हो रहा है, करंट लायबिलिटी भी, ठीक है। अच्छा, अब करंट रेशो पे इसका क्या असर पड़ेगा? अगेन मैं वैसे करंट रेशो लिख लेता हूँ, दिमाग में लिखी होती है आपके वैसे। अब क्या चीज़ कम है? लायबिलिटी पे होने से मज़ीद कम होगी, तो डिनोमिनेटर कम होगा तो रेशो, उसने क्या कहा है? इंक्रीज इन करंट रेशो। अब ये तो सही हो रहा है, रेशो बढ़ रही है। अच्छा, वर्किंग कैपिटल क्या इंक्रीज होगा? क्या होगा? सेम रहेगा? आजमा लेते हैं, आजमा लेते हैं। मिसाल के तौर पे ये जो 100 रुपये थे, ये जो मैंने यहाँ लिख दिया है, मैं यहाँ ही लिख देता हूँ ताकि अब बार बार क्या लिखा हो अलग अलग। करंट एसेट माइनस करंट लायबिलिटी इज इक्वल टू, हमने क्या अज्यूम किया है? 100 माइनस कितना था? 80, ठीक है ना। ये सिचुएशन है ना। करंट एसेट्स में क्या कुछ पड़ा होता है? मैं कहता हूँ जी करंट एसेट्स के अंदर मेरी इन्वेंट्री पड़ी है 20 रुपये की, मेरे डेटर्स पड़े हैं 40 रुपये के, और बाकी कितना बच गया? 40 ही बच रहा है। 50 रुपये के डेटर्स पड़े हैं और 30 रुपये की मेरा कैश पड़ा है। करंट लायबिलिटीज़ के अंदर मेरे क्रेडिटर्स पड़े हैं 60 रुपये के, और मेरा ये जो अभी अभी उन्होंने पेएबल बताया है डिविडेंड पेएबल, कोई इफेक्ट नहीं होना मेरे हिसाब से तो 20। अब सुनो, हमने इस कैश को यूज करके इस लायबिलिटी को पे कर देना है, ठीक है, कर देते हैं। यानी कि इधर से भी 20 माइनस और इधर से भी 20 माइनस जी। तो ये ऐसे बस अजीब सी वर्किंग कर ली मैंने, पता नहीं क्या कर रहा हूँ मैं। बस आपको ज़बानी भी पता होना चाहिए था, मैंने तो ज़बानी बता दिया था आपको, शुक्र है जी। लेकिन ओहो, ज़्यादा भी शुक्र नहीं कर सकते, बहरहाल इतने पे भी शुक्र करना चाहिए, ये नेमत भी तो है, ये बच गया जी। 20 50 अपनी जगह, ये कितना हो गया? 10। ये 60 अपनी जगह, ये क्या हो गया? 0। अब मुझे बताओ इसका टोटल क्या है? 80, और इसका टोटल क्या है? तो जो पहले 20 का फ़र्क था वो आज भी 20 पर ही है। तो इसका मतलब वर्किंग कैपिटल पे तो इसका तो ये भी डिसाइड कर लिया ना, ताकि अब आगे भी अब ये काम हम करते रहें। तो पहला इंक्रीज इन करंट रेशो तो था, लेकिन दूसरी वाली बात सही नहीं हुई। आगे चलते हैं। इंक्रीज इन करंट रेशो, ये तो हमने पहले डिसाइड कर लिया था है नो इफेक्ट। आगे नो इफेक्ट ऑन करंट। कैसे नो इफेक्ट? कैसे नो इफेक्ट? एसेट्स और लायबिलिटीज डिफरेंट वैल्यू वाले हैं, तो डिनोमिनेटर कम वाला है तो या न्यूमरेटर भी कम वाला होता, किसी एक को पकड़े, रेशो ने बढ़ना या कम होना था, नो इफेक्ट तो नहीं हो सकता। डिक्रीज इन करंट रेशो, डिक्रीज, यही है जी। जी एक्सक्यूज बेटा, तो बेटा फिर वो कैसे अपने कैश बैलेंस को यूज करके पे कर देता? उसने ऊपर क्या लिखा हुआ है? उसने कहा है जी द पेमेंट ऑफ डिविडेंड यूजिंग कैश बैलेंस। तो फिर ये बात ही ना लिखी होती, फिर आप कैसे कर सकते हैं? अगर आप पास कैश नहीं पड़ा तो आप फिर कैसे कर सकते हैं पेमेंट? कैश है तो पेमेंट की है ना, सिचुएशन यही है सवाल के अंदर। नहीं होगी तो फिर वो कोई और बात करेगा, कुछ कैश से पे किया, कुछ लोन दिया, फिर उसको सोचेंगे जब कहेगा। तो ये तो ऑब्वियस बात है सामने। ये अज्यूम्ड डाटा के साथ आप ट्राई करेंगे अब, ठीक है ना। लिखो इसके साथ होमवर्क, बाकी और कोई एमसीयू करने की बजाय ये जितने मैंने निशान लगाए ना, ये अब आज आप इंश्योर कर लें कि करने हैं। इसके अलावा कोई है तो मुझे बताएं, ये देखते जाएं ज़रा। 14 जो है 14, इसको भी होमवर्क में लिखें साथ। 16 को लिखें, 18 19 को लिखें। ये कम कर दिए हैं लेकिन ये छोटे छोटे एमसीक्यूज हैं। ये निशान प्लीज़ 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 निशान नहीं लगा रहे आप लोग। 14 16 18 19 21 छोटे छोटे एमसीक्यूज हैं। 22 जैसे ये देखो, ये अब कोई पढ़ाई हुई बात नहीं होती, ये एक बार एमसीक्यू में नज़र से गुजर जाए तो याद रह जाती है। जैसे यहाँ में लिखा हुआ है कि सेफ मार्जिन ऑफ सॉल्वेंसी रेशियो किसे कहते हैं?
और लिक्विड रेशो किसे कहते हैं? अब ये ना दो अल्टरनेटिव नेम्स हैं जो पता नहीं थे, तो मैंने कहा चलो रेशो पढ़ लेंगे तो पता लग जाएगा, ठीक है। तो लिक्विड रेशो को क्विक रेशो भी कहते हैं और सेफ मार्जिन को, तो ये होमवर्क है, पढ़ लेना, हाँ ठीक है। अच्छा, तो उसके बाद 23 को भी देख लेना। ऐसे छोटे छोटे एमसीक्यूज हैं, 24, 25, 26 करने हैं, ठीक है। होमवर्क 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 24, 25, बाकी छोड़ देना, मैं ये कह रहा हूँ। और अगर जो मैंने छोड़े हैं उनमें से किसी में मसला हो तो कल मुझसे पूछ भी सकते हो आप, ठीक है। ये तो मैंने वैसे ही काट दिया है, ठीक है। तो बाकी ये एमसीक्यूज, अच्छा इसमें अगर 32 से आगे कोई एमसीक्यू है आपके, क्वेश्चन किसी ने किया हुआ तो मुझे बता दें। मसला किन में? जिन में बताया, ठीक है। फिर सारा टाइम आज इसी पे तो नहीं लगा सकते ना, एमसीक्यू करने थोड़ा ही आए। तो आप फिर ट्राई कीजिए, कुछ बातें मैंने डिस्कस की हैं, उसके बाद फिर इंशाल्लाह को टाइम मिलेगा तो कल कर लेंगे। नहीं तो ये ऐसी चीज़ है कि मैं बाद में भी वीडियो रिकॉर्ड करके भेज सकता हूँ। ये कोई ऐसी चीज़ नहीं है कि मैं अपनी क्लास को इसके ऊपर स्टेक पे डालूँ। काफ़ी डिस्कस कर लिया हमने, लेकिन मैंने निशान लगा दिया। ये सारे डिस्कस करने वाले ही हैं, डिस्कस करने वाले ही हैं, लेकिन एक ट्राई आप लोगों ने खुद करनी है। जो बाकी रह गए हैं वो बच्चे भी, बेटा प्लीज़ आप लोगों को शर्म करनी चाहिए यार। वो रेड टोपी के साथ वाले भाई को भी, इंद्र आपको भी, कि कितनी बार कह दिया मैंने, ठीक है बेटा। तो इनको निशान लगा लिया आपने। इससे आगे बताओ मुझे, बस मुझे लगता है इससे आगे वाले मैंने पढ़े नहीं है, कोई निशान विशान नहीं लगा हुआ। अच्छा, तब भी निशान नहीं लगे हुए। अच्छा जी, अब रीसेंट अटैम्प्ट के अंदर भी कुछ एमसीक्यूज़ थे, वो जल्दी से देख लेते हैं। 4 पहले एमसीक्यूज़ जो हैं वो रीसेंट अटैम्प्ट के अंदर रेशोज़ के थे, यानी 4 नंबर के एमसीक्यूज़ आए हुए थे। क्वेश्चन नंबर 6 है आपके सामने। बाकी सारे इस हमारी रीसेंट अटैम्प्ट के एमसीक्यूज़ ना मैंने आपसे इसके अंदर पूछ लिए हुए हैं। नंबर 5 भी पूछ लिया है, 6 भी पूछ लिया हुआ है, 7 भी पूछ लिया हुआ है, 8, जब जब इन टॉपिक्स के टेस्ट आते रहे मैंने पूछ लिए हुए हैं। कोई ऐसा मसला होगा नहीं इंशाल्लाह, ठीक है। गाड़ी याद है आपको? अच्छा, select most appropriate answers from the operations available for each of the following. Which of the following is not a limitation of ratio analysis? Use of different accounting policies, ये तो limitation था। Use of different formulas for, मुझे नहीं लगता ऐसी कोई बात। डिफरेंट इन्फ्लेशन रेट्स, ये भाई लिमिटेशन नहीं है, नहीं है। हाँ अच्छा छोड़ो, तो वो तरीका वही वाला अपनाओ, नॉट को छुपा के पढ़ो जी। हाँ वही वाला तरीका फिर लगाना पड़ेगा अगर फंस रहे हो तो। कौन कौन सी लिमिटेशंस हैं? डिफरेंट अकाउंटिंग पॉलिसीज लिमिटेशन, डिफरेंट इन्फ्लेशन रेट्स लिमिटेशन, डिफरेंट स्ट्रेटजीज बिल्कुल लिमिटेशन होती है कि एक कंपनी ने जो है वो और स्ट्रेटजी रखी हुई, किसी ने सेल कम कर दी है, किसी ने सेल बढ़ाने के लिए किसी ने सेलिंग प्राइस बढ़ा दी है, कोई स्केल पे चला गया। तो ये सारी चीज़ें जो हैं यही तो हमारा मसला होता है आपस में इनका, हो सकता है। लेकिन ये कोई चीज़ मैंने आज तक कभी नहीं पढ़ी थी, ये यूज़ ऑफ डिफरेंट फार्मूलाज। तो फिर ये लिमिटेशन है भी नहीं, ठीक है जी। बी इज़ द करेक्ट ऑप्शन। किसी ने डी भी बोला, मेरे ख्याल से तो बी है। चेक ना कर लें, मुझे याद नहीं है वैसे। बी ठीक है जी। इसने अगला भी देख लिया है। इफ द एग्जिस्टिंग करंट रेशियो ऑफ कंपनी इज मोर देन 1, यानी कि ज्यादा है, करंट रेशियो ज्यादा है, मतलब करंट एसेट्स ज्यादा हैं करंट लायबिलिटीज से। यानी वही बात, अगर ये 100 हैं तो ये 70 हैं मिसाल के तौर पर। व्हाट वुड बी द इम्पैक्ट ऑफ क्रेडिट परचेज ऑफ इन्वेंट्री? क्रेडिट परचेज ऑफ इन्वेंट्री तो मैं हाइब्रिड में वापस भेज दूं मेरे ख्याल से, है ना। क्रेडिट परचेजेज ऑफ इन्वेंट्री है तो इन्वेंट्री भी बढ़ रही है, क्रेडिटर भी बढ़ रहे हैं, न्यूमिनेटर भी बढ़ रहा है, डिनोमिनेटर भी बढ़ रहा है। दोनों से कम जो चीज़ है वो डिनोमिनेटर है, उसको सामने रख लेते हैं। अब बताओ, करंट लायबिलिटी बढ़ी है, डिनोमिनेटर बढ़ा, करंट लायबिलिटी बढ़ेगी ना क्रेडिटर बढ़ने से, तो डिनोमिनेटर बढ़ा है तो रेशो कम होगी। तो करंट रेशो इंक्रीज कह रहे हैं, नहीं ये तो बात कोई नहीं। करंट रेशो वुड डिक्रीज, ये तो बिल्कुल सही है।
करंट रेशो वुड डिक्रीज बट रिमेन हायर देन 1, ये ज़्यादा बेहतर बात लग रही है, चेक करके देख लो। आप कहते हो जी मैंने उधार पे चीज़ें बेची ख़रीदी तो मेरी इन्वेंट्री 20 रुपये से बढ़ गई, ठीक है, और 20 रुपये एंट्री की इन्वेंट्री डेबिट क्रेडिट, तो बताओ क्या आंसर आया? 120/90। ज़रा रेशो बताओ, अभी कितनी थी वैसे? 1 पॉइंट पहले वाला 1.4 थी और अब कितनी हो गई? कोई एक फैसला कर लो। 1.3 है, ठीक है। तो बढ़ा के भी देखा हमने, है वो 1 से ऊपर ही, लेकिन कम बहरहाल होनी है, कम तो होनी पहले ही डिसाइड कर चुके थे। 1.6 वालों ने पता नहीं क्या एरोप्लेन ने सोच के जवाब दिया। तो ये दोनों ही जवाब सही हो सकते थे। अगर सी वाला ना होता तो बी ही हम ऑप्शन सेलेक्ट करते, लेकिन मैंने एम शरारत कर दी एक थोड़ी सी। ज़्यादा बेहतर बात तो भाई फिर यही है, अब इसी को टिक कर लें। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर करेक्ट? गिविंग इंसेंटिव टू कस्टमर टू पे ऑन टाइम वुड रिजल्ट इन डिक्रीज इन डेटर टर्नओवर इन टाइम्स। अच्छा, इन टाइम्स वाली फनकारी कर गया। टर्नओवर इन टाइम्स ये कम होना अच्छा है, डेटर डेज उलट भाई, रेशो उलट तो डिसीजन भी उलट। डेटर डेज कम से कम अच्छे थे तो डेटर टर्नओवर ज्यादा से ज्यादा अच्छा था। अब उसने टर्नओवर इन टाइम्स, आपकी मेहरबानी के लिए लिखा भी सही, इन टाइम्स बताओ। अब अगर हमने डिस्काउंट ऑफर किया है तो डेटर्स पैसे जल्दी देंगे, यानी डेटर डेज कम होंगे, तो डेटर टर्नओवर बढ़ना है, ठीक है। तो टाइम्स में डेटर टर्नओवर ने बढ़ना है, तो ये कह रहे हैं कि ये कम होना है, डिक्रीज होना है, तो ये तो सही नहीं है। वो कह रहा है ये स्टेटमेंट करेक्ट है, हमने कहा नहीं। इफ ऑल डेटर्स पे देयर डेट्स विद इन क्रेडिट पीरियड, द एवरेज कलेक्शन पीरियड वुड बी निल। वो तो कैश सेल में निल होगा, डेटर आप क्रेडिट सेल करते ही नहीं हो, फिर ये निल होगा। वो गिवन 30 दिन का टाइम था तो फिर 30 दिन डेटर डेज आएंगे भाई। वो कह रहे हैं जो टाइम दिया उसके अंदर अंदर पे कर दे तो डेटर डेज 0 हो जाएंगे। भाई नहीं, डेटर डेज वो होंगे जो आपने अलाउ किया था उसके अंदर अंदर तकरीबन, ठीक है। 25-30 दिन, अगर 30 दिन अलाउ किया तो 25-30 दिन ही डेटर डेज आएंगे। ये क्या बेवकूफ़ी वाली बात कर रहे हो? बोथ आर इनकरेक्ट। Which two of the following would improve gearing ratio of a company? Issuance of shares at discount। देखें, डिस्काउंट पे भी शेयर्स इशू होते थे ना, तो कैश आता था 8 रुपये लेट से, बाकी हम शेयर डिस्काउंट इक्विटी के अंदर ही हिट कर देते थे उसको 2 रुपये, और शेयर कैपिटल यानी इक्विटी तो 10 से ही बढ़ती थी, यानी इक्विटी ने तो बढ़ना ही है। और गियरिंग रेशियो के बढ़ने की एक वजह क्या हो सकती है? शेयर्स का, इक्विटी का बढ़ना। दूसरी वजह क्या हो सकती है? डेट का कम होना। इक्विटी इंप्रूव होने का मतलब क्या होता है? गियरिंग, मैंने कहा था गियरिंग कहते हैं कितना गियर्ड है ये, ठीक है। यानी कि मिसाल के तौर पे एक कंपनी की गियरिंग रेशियो आई 40%, इसका मतलब है कि इसमें 40% डेट है। इसको इंप्रूव करने का मतलब क्या? बढ़ा लें तो रिस्की हो जाएगी ना। तो इंप्रूवमेंट का मतलब क्या है? इसने कम होना है। तो डेट गियरिंग रेशियो इंप्रूव होने का मतलब होता है गियरिंग रेशियो का कम होना। अब ये कम होना किस वजह से हो सकता है? देखो, इधर डेट पड़ा है, इधर इक्विटी प्लस डेट पड़ा है, तो ये इंप्रूव होगी अगर आप इक्विटी को बढ़ाएं, यानी डिनोमिनेटर को बढ़ाएं, या न्यूमिनेटर को कम करें। इंप्रूव ऐसे ही हो सकती है। तो न्यूमिनेटर कम नहीं करना, अगर कम होता तो हम कहते हैं बायबैक या डिविडेंड। बढ़ाना है तो बढ़ेगा तो कैसे? इक्विटी के बढ़ने से। और दूसरा डेट, ये कम करना है, ये कम होगा तो कैसे होगा? रीपेमेंट से। अब देखते हैं इन दो में से कोई रीजन है। इश्यूएंस ऑफ शेयर्स एट डिस्काउंट, मैंने कहा डिस्काउंट पे भी जाए तो शेयर कैपिटल यानी इक्विटी में तो बहरहाल अल्टीमेटली 8 रुपए तो चले ही जाने ना नेट होके, ठीक है। तो इससे तो बिल्कुल बढ़ेगा, यही गियरिंग रेशियो बढ़ेगी, इंप्रूव होगी। इक्विटी बढ़ गई, चाहे डिस्काउंट पे इशू किए हैं, मुफ्त नहीं दिए, डिस्काउंट पे दिए, मुफ्त नहीं दिए, थोड़े कम पैसे आए, लेकिन इक्विटी बढ़ेगी तो सही। नेक्स्ट, रीपेमेंट ऑफ अ बैंक लोन, इश्यूएंस ऑफ बोनस शेयर्स, ये देखो मुफ्त में शेयर्स बांटे, रिटेन्ड अर्निंग्स कम हुई, शेयर कैपिटल बढ़ गया, नेट में तो कोई फर्क नहीं। डिस्पोजल ऑफ लैंड एट इट्स, डिस्पोजल ऑफ लैंड है तो वो फिक्स्ड एसेट्स कम होंगे, ठीक है।
और कैश के अंदर को पैसे आएंगे या नहीं आएंगे, गेन लॉस प्रॉफिट एंड लॉस में जाएगा, वो लंबी कहानी है, ठीक है। वो कह रहा है कैरिंग वैल्यू पर उसको बेच दिया तो गेन भी नहीं आने दिया, ताकि कहीं आप ये ना सोचें गेन आएगा, प्रॉफिट एंड लॉस में आएगा, वहाँ से रिटेन्ड अर्निंग में जाएगा, इक्विटी बढ़ेगी। उन्होंने कहा नहीं, कैरिंग वैल्यू पर उसको डिस्पोज किया है, मतलब 100 रुपये अगर बुक वैल्यू होती तो 100 रुपये का दे दिया, नो गेन नो पेन, ठीक है जी इस क्वेश्चन के हिसाब से। तो ए और बी वॉज द करेक्ट ऑप्शन। जी बेटा, बाय बैक ऑफ शेयर्स में इक्विटी बढ़ती है, बिल्कुल। मैंने नहीं, बाय बैक होता तो ना, वैसे तो सिलेबस से ही निकल गया ना वो, अब मैंने वो समझाया नहीं हो। बाय बैक कंपनी अपने शेयर्स वापस खरीद लेती है, मतलब कि वो कैंसिल करते हैं बेसिकली। तो शेयर्स जो मार्केट में होते हैं उनको हम तोड़ देते हैं, लेकिन असल में ना ये कॉन्सेप्ट निकल गया। प्लीज़ भाई यार, तुम ना आज मेरे हाथों ज़ाया होने वाले हो, मैं बता रहा हूँ तुम्हें। हैं पिस्टल नहीं, 222 लेके आएंगे, उसमें पैनाडॉल की गोलियां भी डाल के लानी है, ड्रम ड्रम, और मुंह खोल के रखो, मैं पैनाडॉल की गोली मारनी है। अच्छा सुनो भाई, बेटा देखें ये कॉन्सेप्ट रिलेटेड है, इसलिए मेरा नहीं ख्याल इस पर बहस करने की ज़रूरत है। बाय बैक का मतलब है मार्केट में जो शेयर्स हमारे पड़े हैं वो हमने वापस खरीद लिए हैं। तो शेयर कैपिटल जो इन इशू थे वो क्रेडिटेड थे, जब उसको बाय बैक करते हैं तो वो डेबिट करके उसको कैंसिल कर देते हैं, लेकिन ये हमारा सिलेबस में बात नहीं है। बस बाय बैक से शेयर्स जो हैं वो कम होते हैं, मार्केट से शेयर्स आपने बाय बैक कर लिए तो शेयर कैपिटल डेबिट हो गया, बस इतना याद रख लें। बाकी एमसीक्यूज नहीं कर रहे जी हम। अच्छा जी, रेशोज़ के एमसीक्यूज कुछ रह गए हैं। अब एक है फ्रेमवर्क, लेकिन थेरी बहुत चल रही है, मेरे ख्याल में थोड़ा सा हम नोट शोट बना लेते हैं ईपीएस के, उसके बाद फिर वापस आएंगे इंशाल्लाह थेरी पे, ठीक है। चाय तो नहीं तैयार? अच्छा भाई, ब्रेक होगी 9:15 बजे और 9:30 बजे तक होगी, ठीक है। उसके वो उसी वक्त ही आप लोगों को चाय भी सर्व कर देंगे लोग, ठीक है, और पूरे 9:30 फिर, ठीक है। वो अब नहीं किए, पहले बताना था, कल तुम लोग बड़े पाडे बने हुए थे। बेटा उनको जूस मिल जाएगा, हाथ खड़ा कर दें जो लोग चाय नहीं पीते। प्लीज़ अब प्लीज़ बेटा, इतना टाइम नहीं है कि अब इस फजूल काम है, जल्दी से हाथ खड़ा कर दें। 1 2 3 4 5 6, इनको जूस पिला दो, 12 हैं, उधर भी देख लो। अच्छा जी खामोश हो जाएं, बस होगी बात, हो गई बात। कोई अर्ज कर रहा हूं मैं, मेहरबानी आप लोगों की। अच्छा जी फिर ठीक है, अगर 15 मिनट रह गए तो वैसे मेरा दिल तो था कि एक आधा नोट बन जाता, लेकिन चलो मेरा फिर ये भी दिल हो रहा है कि तकरीबन 40 मिनट तक फिर सिर्फ नोट बने ईपीएस के डिफरेंट तरह के, ताकि वो एक सीटिंग में रहे, तो फिर फ्रेमवर्क पे आ जाते हैं। अच्छा जी, इसमें पहले मैं ज़रा वो बात दोबारा पढ़ाना चाहूँगा, रिवाइज कराना चाहूँगा जो पढ़ ली थी। यार ये मैंने फ्रेमवर्क में आने का कहा, बोल किस लिए रहे हैं ये मैं आइडेंटिफाई कर रहा हूँ। अभी ये बच्चे अभी जा रहे हैं हाइब्रिड में, और कोने वाली जगह पे जहाँ सलीम बैठा हुआ है ना, वहाँ पे मैंने इनको बिठाना है। ये जो 3-4 आइडेंटिफाई हो गए हैं, इसलिए आखिरी 10 मिनट के अंदर अब मज़ीद पक्के ना हो जाएं इस बात पे, मतलब मेरी आंखों के सामने ना आ जाए कि मैं वहाँ पे ट्रांसफ़र कर दूँ। डिस्टर्बेंस होती है बेटा, टाइम ज़्यादा लगता है। अब ये जितनी देर में मैंने ये बात आपसे की चुप कराने के लिए, उतनी देर में हम शायद कोई काम की बात कर लेते। सो प्लीज़ थोड़ा सा खामोश रहा करें, टाइम होगा तो बोल लीजिएगा। मैंने आपको कैपिटल मेंटेनेंस का एक कॉन्सेप्ट पढ़ाया था एक दिन, 1 से 2 नंबर का एमसीक्यू कोई उसमें से आ जाए तो आ जाए, लेकिन फिर भी हमने उसको न्यूमेरिकली कर लिया था। जो किया था उसकी ज़रा एक समरी यहाँ पे इस टॉपिक के अंदर ना, मैं फ्रेमवर्क के टॉपिक के अंदर मैं बस समरीज बनाऊंगा आपके सामने।
आपको हाईलाइट करूँगा, जी ये कंसिस्टेंसी है, एक लाइन बस पढ़ लेना, ये जी मटीरियलिटी है, एक लाइन पढ़ लेना। लेकिन यहाँ पे ट्री बना दूंगा आपके सामने ताकि हमें इसमें टॉपिक में मसला ना हो, आपको पता हो कैपिटल मेंटेनेंस है, ये 4 चीज़ें हैं। जब भी आप ये टेबल देखोगे फिर आप देखोगे जी वो रेलेवेंस, रिलायबिलिटी, वो क्या है, क्वालिटेटिव कैरेक्टरिस्टिक्स, फिर मेथड ऑफ मेजरमेंट में जी हिस्टोरिकल कॉस्ट है, करंट कॉस्ट है, इस तरह की ना जो 3-4 टोटल चीज़ें हैं इस टॉपिक के अंदर, वो मैं ट्रीज़ की फॉर्म में आपके साथ, क्योंकि लास्ट टाइम मैंने सिर्फ हाईलाइट किया था तो बच्चे ना उसको ईजी लेते हैं, बच्चे कहते हैं यार ये जैसे उस्ताद ने कहा है चीज़ तो आसान ही है, जाहिर सी बात है, तो बस ठीक है इसको रहने ही देते हैं। तो रहने नहीं देना, इसलिए मैं थोड़ा सा आपको ट्री की फॉर्म में बना दूंगा ताकि आप उसकी पिक्चर ले लें, घर पे बना लें, एटलीस्ट जब भी फ्रेमवर्क का टॉपिक ओपन करेंगे तो ये 3-4 तस्वीरें तो देख ही लेंगे जो आपने बनाई होंगी, ठीक है। और एक एक लाइन में हर जगह से रेलेवेंट जो होगी वो सिर्फ हाईलाइट कर दूंगा कि पता हो कि किसके बारे में बात हो रही है। बाकी ना तफसीलात याद करने की ज़रूरत है ना कोई रट्टा लगाने की। जी पेज नंबर, किताबों का पेज, आप चैप्टर के स्टार्ट में रहें तो बेहतर है। मैं तो इस चैप्टर के एंड पे आया हूँ तकरीबन, कैपिटल मेंटेनेंस के। आप किताब को ओपन भी ना करें, ज़रूरत नहीं है, किताब ओपन करने की ज़रूरत नहीं है फ़िलहाल, ज़रूरत पड़ेगी तो मैं बता दूंगा, पेज नंबर भी बता दूंगा। मैंने आपको कैपिटल मेंटेनेंस के अंदर कहा था कि 2 तरह से कैपिटल मेंटेनेंस की जा सकती है। एक को कहते हैं फाइनेंशियल कैपिटल मेंटेनेंस। फाइनेंशियल कैपिटल मेंटेनेंस में फिर 2 चीज़ें थी, एक मनी टर्म्स में और दूसरा रियल। कैरी वाला सवाल याद है, वो जो बर्गर खाने का सोच रहा था, तो मनी टर्म्स में तो हमने उसे कहा था जा तू खा ले, हम बिजनेस नहीं करते। जितना 40 कमाया था, मुझे फिगर्स भी याद है उस सवाल की, 1000, अच्छा हाँ 440 इधर आ रहा हूँ, मैं बोलने लगा था अभी। 1000 रुपया इन्वेस्ट किया था उसने, 14 उस चीज़ें खरीद के 1400 की बेची थी, 400 प्रॉफिट आया था। 7% जनरल इन्फ्लेशन रेट था और 10% उस चीज़ का जो स्पेसिफिकली खरीदी थी। अब पहला तो था मनी टर्म्स, हमने कहा था जो 1000 है बस वही 1000 इक्विटी है, ओपनिंग डेट और क्लोजिंग डेट की इक्विटी में कोई फर्क नहीं है। सारा 400 रिटेन अर्निंग में फेंक दिया और उसे कहा खा ले सारा, तू खा ले सारा, याद है, तू खा। तो मनी टर्म्स के अंदर जो फाइनेंशियल कैपिटल मेंटेनेंस होती है, ठीक है, उसमें क्या क्या होता है, यूं लिख लेते हैं, इसको थोड़ा इधर करके ना एक टेबल सा बन जाएगा ये भी, क्योंकि आपने घर पे आपको कहा था कि पढ़ें, किसी ने पढ़ा था वैसे ये सारा, ये कोई एक बच्चा तो हो जी पढ़ा था ये, अच्छा मुश्किल लगा था ना, अच्छा चले फिर भी मैं तो ऐसे कह रहा हूँ कि मुश्किल लगा था और फिर मैं इसको थोड़ा सा आसान कर देता हूँ ताकि फिर ये टेबल भी आपको नहीं पढ़ना पड़ेगा, बस आप ये सारा कुछ नहीं पढ़ना पड़ेगा, बस ये टेबल देख लेंगे। बहरहाल अच्छे बच्चों ने तो पढ़ लिया, अच्छा हुआ, क्योंकि उनको जो कॉन्फिडेंस मिलेगा वो दूसरों को नहीं मिल सकता। दूसरे यही कहेंगे पता नहीं यार ये 4 सफ़े 3 सफ़े लिखे थे, इन्हें 4 लेना दे भी पता नहीं की लिखता है। लेकिन जिन्होंने पढ़ा हुआ है उनको ये इसका एतमाद होगा कि हाँ ये सारी बातें ही थी लंबी लंबी कहानियों में, ठीक है ना। तो बहरहाल आप तो वक्त गुजर गया, अब तो बस ये समरी पढ़ लीजिएगा। सवाल मैंने करवा दिया था, इसके साथ आप रेफ़र करेंगे, वो कौन सा क्वेश्चन था, क्वेश्चन बैंक रेफ़र कर लें, आई कैप क्वेश्चन बैंक 7 कैरी वाला, आई कैप क्वेश्चन बैंक 7 कैरी। अच्छा जी, खैर कुछ बातें इसके अंदर हमने नोट की थी। सबसे पहली बात इन्फ्लेशन की एडजस्टमेंट, इन्फ्लेशन एडजस्टमेंट क्या हमने की थी मनी टर्म्स वाले में? ना, कोई चक्कर ही नहीं। अल्टरनेटिव नेम, इसका मैंने दूसरी क्लास में लिखा था, पहली में शायद लिखना भूल गया था, इसलिए ये भी डिस्कस कर लेते हैं, क्योंकि एमसीक्यू आते हैं ना इसमें से, नॉर्मली एमसीक्यू ही आते हैं, तो अल्टरनेटिव नेम भी लिखा हो सकता है। तो ये ना हो आपको जी ये वाली चीज़ तो पढ़ाई नहीं थी, कैरी वाला सवाल करा के सर ने तो जान छुड़ा ली थी। तो अल्टरनेटिव नेम, इसको हिस्टोरिकल कॉस्ट अकाउंटिंग भी कहा जाता है, जो हमेशा एक क्लास में बताया था ना, एक में सुबह वाली में बताया था, शाम वाली में लिखा था, शाम वाली सॉरी कह रहा हूँ, 9:15 वाली क्लास में बताया था, 9:15 वाली क्लास में तो मैंने लिखा भी था,
हाँ जी, मैं आपको बताऊं, मुझे सनद, मुझे बोर्ड की पिक्चर आपके मोबाइलों से निकालनी पड़ेगी, मुझे ये अच्छी तरह याद है। जो 7:30 वाली क्लास थी उसमें मैंने सिर्फ बताया था, जबकि दूसरी में तो मैंने लिखवाया भी था। ठीक है, तो बहरहाल कोई बात नहीं, इस बहस को फिर कभी कर लेंगे। ठीक है, मेरा ही कसूर सही, मैंने नहीं लिखवाया, दोनों में नहीं लिखवाया। अब मैं लिख रहा हूँ, इसलिए देख लें खामोशी से बैठकर। इसको कहा जाता है जी हिस्टोरिकल कॉस्ट अकाउंटिंग। ठीक है जी। अच्छा, उसके बाद इसकी रेलेवेंस किसके लिए सबसे ज़्यादा है? ये नॉर्मली ना इन्वेस्टर्स इसमें बहुत, इस तरीके में बहुत इंटरेस्टेड होते हैं। इन्वेस्टर्स देखो ना, अब आपके जहन में आ रहा था कि जी अच्छी भली अकाउंटिंग आज तक हम करते आए, वो यही वाली करते थे। नॉर्मली यही क्यों करते हैं? क्योंकि बच्चों इन्वेस्टर ना सबसे ज़्यादा बर्गर में इंटरेस्टेड होता है। बात समझें, वो ये कहता है छोड़ो यार कैपिटल मेंटेन हुआ या नहीं हुआ, प्रॉफिट्स मैक्सिमाइज होने चाहिए, रिटर्न्स मैक्सिमाइज होने चाहिए, मेरा किचन सही से चलना चाहिए। भाड़ में जाए कंपनी का रियल टर्म्स वाला मैनेजमेंट ऑफ कैपिटल मेंटेनेंस, और भाड़ में जाए फिजिकल मेंटेनेंस ऑफ कैपिटल, मुझे इससे कोई परवाह नहीं है। ठीक है, तो इन्वेस्टर्स सबसे ज़्यादा रेलेवेंस इनकी किसके लिए है? इन्वेस्टर्स के लिए, क्योंकि दे आर इंटरेस्टेड इन मैक्सिमाइजिंग देयर रिटर्न, because as they are interested in burger, बिल्कुल सही है, they are interested in maximizing रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट। जो उन्होंने इन्वेस्टमेंट की है ना, रिटर्न प्रॉफिट ऑन इन्वेस्टमेंट। ठीक है, ये अच्छा जी। फिर हम आए रियल टर्म्स में। रियल टर्म्स में हमने थोड़ी सी गुंजाइश दिखाई, हमने इन्फ्लेशन की एडजस्टमेंट की, लेकिन वो सिर्फ जनरल इन्फ्लेशन रेट की थी। ठीक है ना, जनरल इन्फ्लेशन रेट। जनरल इन्फ्लेशन रेट कहाँ पे पूरा आएगा? जनरल इन्फ्लेशन रेट। ठीक है, तो सही है। अच्छा, इसका भी रवाज कोई नहीं है बच्चों, क्योंकि आपने आज तक देखे ना, आपने कितनी आज तक अकाउंटिंग की, कभी आपने कैपिटल मेंटेनेंस इस फ्रेमवर्क के टॉपिक से पहले पढ़ा ही नहीं था। ऐसे ही है ना, तो आपको यही पता था कि जो 1000 रुपये आए हैं बस वो 1000, और ये हर चीज़ के अंदर ही हम ऐसे कर रहे होते हैं। 50 साल पहले एक बिल्डिंग खरीदी थी, उसकी लाइफ 50 साल थी, डेप्रिशिएट कर रहे हैं, अभी तक वो 45 साल गुजरे हैं, तो वो कॉस्ट लेस एक्यूमुलेशन पे नज़र आ रही है। क्या आज उसकी वही वैल्यू होगी? हिस्टोरिकल कॉस्ट पे चल रहे हैं, और ये अलाउड भी है कॉस्ट मॉडल। तो हिस्टोरिकल कॉस्ट भी हम अकाउंटिंग कर रहे थे, आज तक करते हैं, तो कैपिटल भी हिस्टोरिकल कॉस्ट वाला ही पड़ा होता है, जितने पैसे आए थे वो वही पड़े। ठीक है, कैपिटल मेंटेनेंस का चक्कर ही कोई नहीं, बस मनी टर्म्स में पैसा जितना आया था वो ₹100 है, ₹100 ही पड़े हैं बस। अब वो बाकी कंपनी मैनेज फिर कैसे करती हैं? जनरल रिजर्व बना लिए, रिटेन अर्निंग में कुछ पैसे रखे ताकि बिजनेस चलता रहे। ठीक है, लेकिन कैपिटल को मनी टर्म्स नहीं पड़ा रहने देते हैं, मेंटेन उसको मनी टर्म्स नहीं करते हैं, ये था बस। ठीक है, लेकिन जब हम रियल टर्म्स में आए तो हमने इन्फ्लेशन एडजस्टमेंट की। ठीक है, इसका नाम कांस्टेंट परचेजिंग पावर भी कहा जाता है। इसको इस अकाउंट में क्या कहा जाता है जी? कांस्टेंट परचेजिंग पावर। कांस्टेंट परचेजिंग पावर, थोड़ा इधर ले आओ। कुछ गैरतमंद अभी भी बोल रहे हैं उस्ताद की मिन्नतें करने के बावजूद। कांस्टेंट परचेजिंग पावर अकाउंटिंग, इसको कहो हिस्टोरिकल कॉस्ट अकाउंटिंग। कहोगे इधर अकाउंटिंग है, इधर नहीं है, ये हिस्टोरिकल कॉस्ट वाली अकाउंटिंग थी। ठीक है जी, थोड़ा सा ना इस भाई को ज़रा इधर कर ही लेते हैं, अब ज़रा ये करीब होने लग गए हैं। बेटा आपके पास नहीं है तो आप बाद में नोट कर लेना, पिक्चर ले लेना। ठीक है, अच्छा जी। कांस्टेंट परचेजिंग, ये ज़रा ज़्यादा ऐसे ही फैला के लिख लिया है, ये नीचे वाले के साथ मिक्स हो रहा है। यहाँ पे क्या लिखा था जी मैंने? जनरल इन्फ्लेशन रेट। ठीक है जी, उसके बाद
नाम इसका आ गया, एमसीक्यू में काम दे सकता है, ठीक है। और इसमें भी भाई इन्वेस्टर्स ही होते हैं, किसी न किसी हद तक यही होते हैं। मैनेजमेंट को ये पसंद नहीं, अगर मैनेजमेंट से पूछे तो मैनेजमेंट तो अगले में जाएगी कि जी हम तो प्रोडक्ट भी यही बनाना चाहते हैं जो बन रही है, जो मैंने कहा था कि फिजिकल मेंटेन करना। बहरहाल इसकी रेलेवेंस इन्वेस्टर्स के लिए ज़्यादा होती है, ठीक है, क्योंकि ये वही वाली बात अपनी रिटर्न को मैक्सिमाइज करना चाह रहे होते हैं। यही दोबारा लिख लेते हैं। ये किधर चला गया पता नहीं, वो किधर था और ये किधर आ गया। लड़ाई होगी। यहाँ लग रहा है मुझे ये होगा। ये कौन सा चैप्टर चल रहा है? चैप्टर तो वही चल रहा है। चलें, पहुंच गए। इतनी देर में सर आपने लिख भी लेना था। सही बात है वैसे जी। इन्वेस्टर्स चलें जी, ये मुकम्मल करने दें, आप उस साइड पे देना शुरू कर दें, एंड से देना शुरू करें। अच्छा जी, प्लीज बेटा, मैं पीछे मुड़ के देखा ना तो मैंने गर्दन उधर ही मोड़ देनी है अब तुम्हारे। कहाँ यार, तलवार निकालो यार। और ये सुन लो यार, ये काम दे जाएगा, फिर बस कर रहा हूं, ओके। अच्छा जी, उसके बाद अगली चीज थी फिजिकल कैपिटल मेंटेनेंस। थोड़ा और आगे लिख लो इसको जरा, फिजिकल कैपिटल मेंटेनेंस। इस फिजिकल कैपिटल मेंटेनेंस में हमने एडजस्टमेंट की थी इन्फ्लेशन की, बोलो बिल्कुल की थी, बल्कि इसमें तो हमने बदरजाए अतम इसको स्पेसिफिक किया था, ठीक है। यस, बेस्ड ऑन बिजनेस स्पेसिफिक, ठीक है। तो बेस्ड ऑन स्पेसिफिक इन्फ्लेशन रेट, स्पेसिफिक इन्फ्लेशन रेट, ठीक है जी। और जी आजकल के ज़माने में ये होनी चाहिए। ये होनी चाहिए आजकल के ज़माने में, भाई कह रहे हैं, लेकिन लोग नहीं पसंद करते, इन्वेस्टर नहीं पसंद करते। वो कहते हैं सारे तुसी महंगाई का ना पा के उधर पा लेने पैसे, सानू की दोगे, सानू की लभ्या, ठीक है। अच्छा, इसका दूसरा नाम जो है वो करंट कॉस्ट अकाउंटिंग भी कहलाता है। कौन सी अकाउंटिंग जी? ठीक है जी। और इसमें नॉर्मली मैनेजमेंट ही होती है बेचारी, इन्वेस्टर जो है इस तरफ ज़रा इसको पसंद नहीं कर रहा होता, तो इसको नॉर्मली मैनेजमेंट एंड एम्प्लॉयज़ के लिए ये रेलेवेंट होती है, ठीक है। बल्कि ये रेलेवेंस की बजाय मैं यूँ लिख देता हूँ मोस्ट रेलेवेंट टू, ज़रा लफ्ज़ बेहतर हो जाएगा, थोड़ा लेंथी हो जाएगा लेकिन ज़रा बेहतर ये भाई किसी को ना साकिब को बुलाएं ज़रा, किसी को कहें कि 2-3 लोग आ जाएं। मोस्ट रेलेवेंट टू, ठीक है, इस तरह से मैनेजमेंट एंड एम्प्लॉयज़ एज दे आर इंटरेस्टेड इन असेसिंग एंटिटीज एबिलिटी टू मेंटेन ऑपरेटिंग कैपेसिटी। मैनेजमेंट है चाहे एम्प्लॉयज़ हैं, वो ये चाहेंगे कि हमारी ऑर्गेनाइजेशन लॉन्ग रन में चलती रहे, तो ऑपरेटिंग कैपेबिलिटी को मेंटेन रखना चाह रहे हैं। वो ये कह रहे हैं कि यार अगर हम आज एसी बना रहे हैं तो कल भी ये एसी बनाते रहें यार, हम हमारा काम है, हमारे ऑपरेशंस हैं, तो वो इसमें इंटरेस्टेड हो सकते हैं, ठीक है। तो इसीलिए वो रिटेन्ड अर्निंग्स वगैरह वाली जो है ना वो फनकारियाँ लगा लिया करते हैं, मतलब कि वो पैसे ज़रा उस तरफ से रख लिया करते हैं, ठीक है ना। तो मैनेजमेंट एंड एम्प्लॉयज़, क्योंकि वो किस लिए कंसर्न है, एज दे आर इंटरेस्टेड इन assessing entities ability to maintain operating capacity, to maintain, ऐसी ज़रा मैंने कहा 3-4 सफ़े ना पढ़ें, बस ये टेबल पढ़ लीजिएगा, ऑपरेटिंग कैपेसिटी। इसकी कंप्यूटेशन आपको सिखा दी थी उस कैरी वाले सवाल में, और इसकी थ्योरी आपके पास आ गई ये इस टेबल के अंदर, ठीक है बच्चों। और मेरे ख्याल में ये काफ़ी है बात। बल्कि ये यहाँ से ही ले आओ लाइन लगाकर।
ठीक है। अच्छा जी, ये अब आप पिक्चर ले लें इसकी, समरी ऑफ कैपिटल मेंटेनेंस की। यार ज़रा सोना सोना बना रहे सी ਤੁਹਾਡੇ वास्ते, ਤੁਹਾਡੀ मर्जी है। फाइनल वर्जन खींच लेना, क्या हो गया। ठीक है जी, 10 मिनट बाद इंशाल्लाह क्लास शुरू करते हैं 9:30 पर। इस पार्ट को यहाँ पे पॉज कर दें। 9:35 पे क्लास शुरू हो जाएगी, 15 मिनट दे देता हूँ।